तो सबसे पहले तो मैं आपको अपना संक्षिप्त परिचय दे दूं और आपसे भी मैं जान लूं कि आप कौन हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या उद्देश्य लेकर के आए हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है जानना। यदि हमें दिशा पता ना हो, यदि हमें उद्देश्य पता ना हो तो हम क्या करें पता नहीं। तो मुझे लगता है कि आप लोग ऐसे तो थोड़ा बहुत जानते होंगे इस संस्था के बारे में। मैं एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट का एक शिक्षक हूं और हम मुझे लगता है कि मुझे पठन पाठन करते हुए, मतलब ये पढ़ाते हुए तकरीबन 33 साल हो गए हैं। आई हैव बिन टीचिंग फॉर लास्ट 33 ईयर्स। मैं 1990 से पढ़ाता हूँ। कुछ ही शिक्षक होंगे जो इतने दिनों से पढ़ा रहे होंगे। मैं 1990 से शिक्षक हूँ और सौभाग्य की बात है कि मैं गणित, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अब लॉ का भी टीचर। तो पढ़ाने के क्रम में वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट से अपना साक्षात्कार हुआ है, तो थोड़ी मोड़ी उसकी भी जानकारी रखता हूँ और उस जानकारी से मैं अपनी विधि की क्लास में उसका प्रयोग करता हूँ। जैसे उस जानकारी का क्या लाभ है मैं आपको बताऊं। यदि आप गणित के छात्र हैं तो आपकी अन्वेषण की शक्ति, यदि आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं तो, नहीं रहे तो कोई नहीं, ऐसा नहीं है। इवन स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर हैव गुड एनालिसिस पावर, बट आपकी जो अन्वेषण और एनालिसिस की पावर होती है, शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं उस विषय से सरोकार रखता हूं, अच्छा होता है। जैसे अभी मुझे एक बच्चे ने एक सवाल पूछ दिया भरी क्लास में, हालांकि मैं सीआरपीसी पढ़ा रहा था, बट उसका सवाल था कि सर आपने इतनी तकनीक बनाई बताई, आई हैव प्रॉब्लम इन लिमिटेशन, सो आई आस्क्ड दैट गर्ल व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्या क्या है। तो उसने कहा कि साहब ये 137 जो इसमें आर्टिकल्स हैं, इसके समय सीमा को कैसे याद करें। अब मैं लिमिटेशन लॉ पढ़ाता नहीं हूं, बट शायद दूसरे विधियों को पढ़ाने से और दूसरे विधियों को पढ़ाने से मुझे सोचने समझने की थोड़ी शक्ति भगवान ने दे दी है। तो मैंने लिमिटेशन का बैरक्ट यूं ही उठा करके देखा तो मुझे दिखा कि आर्टिकल 60 तक तो सिर्फ 3 इयर्स लिखा है। मैंने कहा तो बड़ा सरल है, बच्चा इतना घबराता क्यों है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अब बच्चे ने अगला सवाल पूछ दिया, सर ये कैसे ध्यान रहेगा कि जो आप आर्टिकल 60 तक बताएं इसमें लिखा क्या है। बहुत युक्ति युक्त प्रश्न है आपका, मैं इनकार नहीं कर सकता इसका उत्तर देने से। मैंने कहा अंग्रेजी तो पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, सबने पढ़ा है बचपन से। ए फॉर आलोक, बी फॉर बैच, सी फॉर क्लास, सब पढ़े होंगे, आप भी पढ़े होंगे। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ए फॉर आलोक? अच्छा नहीं पढ़ा था तो अब पढ़ देना, कोई नहीं, याद रहेगा तुम्हें। मैंने कहा जाकर के देखो तुम लिमिटेशन एक्ट के अध्याय उस आर्टिकल में, तो तुम्हें सबसे पहला शब्द ए से दिखेगा जो लिमिटेशन के पीरियड की बात करता है। उससे मैंने पूछा तुम विधि के विद्यार्थी हो तो ए से क्या हो सकता है बताओ जिसके बारे में तुम कोर्ट में आओगे और वो करोगे। तो उसने कहा शायद सर अकाउंट्स हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बता रहे हो तुम। सी से क्या हो सकता है? तो सर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अच्छा डी से क्या हो सकता है? तो उसने खुद कहा डिक्लेरेशन हो सकता है, डीड हो सकता है। मैंने कहा बहुत अच्छा बता रहे हो तुम तो, इसके लिए किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसने तो अच्छा हमें फिर से प्रणाम किया और कहा सर ये तो बड़ा आसान हो गया, हम बहुत परेशान थे सर पिछले 3 महीने से। कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी पूरे भारत में परेशान हैं, बहुत सारे विद्यार्थी अनगिनत। और शायद इस क्लास की संकल्पना इसीलिए की गई है कि हम भारत के उन विद्यार्थियों को बता सकें कि लॉ जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ना था ही नहीं। आपने अपने समय को, अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को शायद गलत प्रकार से गलत दिशा में लगाया है और इसीलिए आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा है। मैं आपको, ये मेरा परिचय जो मैं दे रहा हूं, अभी अभी मैं विषय पे नहीं आया हूं। मेरा परिचय मेरा नाम नहीं है, मेरा परिचय मेरा काम है। मैंने कहीं पढ़ा था बहुत पहले, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो मैं आपको अपना परिचय दूं, मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, मैंने बता ही दिया। 33 साल से शिक्षण का कार्य कर रहा हूं। ये बहुत रेलिवेंट था इसलिए बताया आपको, अदरवाइज इसको भी बताने की जरूरत नहीं थी। ये बताने की क्यों जरूरत पड़ी मुझे, इसका भी कारण आपको बता देता हूं। बच्चा एक सवाल पूछता है और सवाल बहुत वाजिब सवाल है, बहुत प्रासंगिक सवाल है।
इतनी सारी संस्थाएं, इतने सारे विश्वविद्यालय, इतने सारे महाविद्यालय, इतनी सारे ज्ञान के मंदिर, मैं एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट में क्यों आऊं? मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हो सकता है कि एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट चूंकि थोड़ा जाना माना इंस्टीट्यूट है, हिंदी में तो ये मेरा अभी शुरुआत है, बट अंग्रेजी भाषा में हम एस्टैब्लिश्ड हैं। मेरे पास विद्यार्थी सुदूर पूर्व से लेकर के दक्षिण से भी आते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में तो बहुत सारे ऐसे हैं। तो बड़ा हर्ष भी होता है बताने का। मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार 5,000 विद्यार्थियों को पढ़ाऊं, तो भी 5,000 का आंकड़ा तो प्राप्त नहीं कर पाया हूं, लेकिन 1,000 से ज्यादा विद्यार्थी मेरे एक बैच में हैं। मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा विश्वास भी मिलता है कि चलिए इतने लोगों का विश्वास मेरे ऊपर है। तो सवाल बच्चा पूछता है कि मैं क्यों पढ़ने आऊं एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट में, तो मेरे परिचय में वो भी शामिल है, क्यों पढ़ने आए। और इसीलिए हम ये संवाद कर रहे हैं आपसे, और हम आप ही को नहीं, आपके माध्यम से पूरे भारत को बताना चाहते हैं कि जो विधि की पढ़ाई यहां होगी वो बिल्कुल ही यूनिक है, जिसको आप अंग्रेजी की भाषा में शायद कहते हैं सुआई जेनरस। ये अपने प्रकार का है। मैं किसी से अपनी तुलना नहीं करना चाहता। सब लोग मुझसे ज्यादा जानकार होंगे, महान होंगे, मुझे नहीं ज्ञात है इस विषय का, क्योंकि मैं किसी की कक्षा अभी तक अटेंड नहीं किया, किसी विधि के शिक्षक का मैंने कक्षा नहीं देखा। यूट्यूब पे शायद कोई दिख जाता है तो देख लेता हूं, अन्यथा मेरी कोई रुचि नहीं है कि मैं किसी के घर में जाकर के देखूं वो कैसा पढ़ाते हैं। कोई बच्चा बताता है तो सुन लेता हूं। तो मैं अपना परिचय दे रहा था आपको। तो मेरा परिचय यही है कि मैं एक शिक्षक हूं, और शिक्षक के रूप में जो तकनीक हमने डेवलप किया है वो वास्तव में अपने जैसा है और अलग सा है बिल्कुल। आई हैव बीन इनकाउंटरिंग मेनी क्वेश्चंस ओवर द पीरियड। बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे मैं आपसे आज पूछ लूं कि आपके मन में सबसे कठिन विषय विधि में कौन सा है, सबसे कठिन विषय और सबसे कठिन संकल्पना। इट गिव्स मी नाउ, बीच बीच में अंग्रेजी के शब्द बोल रहा हूं क्योंकि बच्चे अंग्रेजी भी सीखना चाहते हैं। आप मुझे बताओ सबसे कठिन विषय, कठिन संकल्पना कौन सी है। मैं आपको वही बताना चाहूंगा, और ऐसे बताना चाहूंगा कि आपको समझ में आ जाए। और ये मैं डिटेल में गए बिना भी मैंने बहुत सारे प्रश्न आपके बिहाफ पे 2-4 लिखे हैं। मैं क्लास के जस्ट पहले लिख रहा था कि बच्चे क्या सवाल पूछेंगे, तो मैंने अपने से प्रश्न पूछा है। मैं ही विद्यार्थी, मैं ही शिक्षक, तो मैंने आपके प्रश्न लिखे। मैंने कई सारे प्रश्न लिखे, मैं एक एक करके उसका भी उत्तर दूंगा, आप भी प्रश्न पूछेंगे मुझसे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सबसे कठिन संकल्पना, सबसे कठिन विषय आपको कौन सा लगता है? आप में से कोई बताएगा मुझे? सीपीसी, बहुत अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट, सीआरपीसी, और इधर आईपीसी। अच्छा, सीआरपीसी, बहुत बढ़िया। और कोई बताना चाहेगा आप में से? सीआरपीसी, सीआरपीसी बहुत सरल है। टीपीए। देखिए मैं आपको बताऊं, कोई भी विषय जो आप बता रहे हैं वो कठिन नहीं है। कोई भी विषय कठिन नहीं है। कठिन क्यों है पता है आपको? इसलिए कि आपने सही तकनीक से, सही तरकीब से, सही तरीके से, सही मार्गदर्शन में, सही शिक्षक के सानिध्य में नहीं पढ़ा है उस विषय को। नाउ मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा एट द आउटसेट कि आप अपने इस क्लास में आए हो, जो भी लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनको सबसे पहले ये समझाना होगा और समझना होगा कि ज्यादातर आपकी समस्याएं मनगढ़ंत हैं। ये आपके मन में चल रहा है सीपीसी, मन में चल रहा है सीआरपीसी, मन में चल रहा है, ये होता है, ये नैसर्गिक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका ये गैर नैसर्गिक या कोई कृत्रिम सवाल है, ये बहुत ही नेचुरल क्वेश्चन है। हम भी विद्यार्थी थे तो ऐसे ही सोचते थे। मुझे आज भी याद है कि मुझे गोरखपुर से कुछ बच्चे आए तो बोले साहब आईपीसी पढ़ाएंगे आप, 511 धाराएं हैं और आप कह रहे हैं कि आप 25 क्लास में पढ़ा देंगे। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा है, लेकिन इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन चलता नहीं है। आपको भी पता होगा आईपीसी में कितनी धाराएं पढ़नी है, कितनी नहीं पढ़नी। जिस दिन आप समझ जाएंगे और किस प्रकार से पढ़ना है, आपको लगेगा कि बहुत सरल है ये। तो देखिए इन सब प्रश्नों का उत्तर इसमें लोग टॉट भी लिख दिए हैं। अच्छा, टॉट भी कठिन होने लगा, ये मुझे नहीं पता था। टॉट बहुत सरल विषय है। शायद आपके शिक्षक जो आपको मिले होंगे या
पता नहीं आपने पढ़ा नहीं होगा या किताब कोई आपने ऐसी पढ़ी होगी जिसके चलते ये बात आई आपके मन में। तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि कोई भी विषय कठिन नहीं। मैं सब विषय के बारे में थोड़ा थोड़ा बोलूंगा। आपने सीपीसी बोला, सीआरपीसी बोला, आईपीसी बोला, टीपीए बोला, कॉन्ट्रैक्ट बोला, टॉट भी बोला, मैं सब पे थोड़ा थोड़ा बोलता हूं। और मैं आपसे स्वयं पूछूंगा कि आपको ये कठिन लग रहा है या सरल लग रहा है। अभी मैंने आपको लिमिटेशन के बारे में बताया जो हमसे बच्चे ने पूछा, 1 से 137। अब आप कहोगे कि 137 आपको कैसे याद है? हम लिमिटेशन के बिल्कुल शिक्षक नहीं है। हम परिसीमा अधिनियम का अध्ययन नहीं करते, ना पढ़ाते हैं बच्चे को। बट मुझे याद होगा कि ये 1963 का एक्ट है, और मुझे ये भी पता है कि इतनी बातें इसमें लिखी है। इसलिए पता है उसमें एक तर्क है, और वो तर्क मुझे ज्ञात है। तो जैसे ही तर्क मुझे समझ में आ गया, मुझे तकनीक समझ में आ गया, तो मुझे तथ्य समझ में आ गया, और वो तथ्य मुझे याद भी रहेगा। लेकिन आप सिर्फ तथ्य को पढ़ोगे, बिना तर्क और तकनीक के तो कभी समझ नहीं आएगा। जैसे आपने कहा ना सीपीसी, कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि सीपीसी में धाराएं, सीपीसी में इतने सारे आदेश, सीपीसी में इतने सारे नियम, और उसके बाद उपनियम। तो ये सिविल प्रक्रिया संहिता तो इतनी बड़ी होगी, ऑर्डर पढ़ें कि सेक्शन पढ़ें, केस पढ़ें, क्या करें क्या ना करें। और फिर सवाल देखो उल्टे सीधे आ जाते हैं। ऑर्डर 21 में 106 नियम पढ़ा होगा आपने। तो विद्यार्थी की बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी भ्रांतियां। और ये भ्रांतियों का आधार है, एक तो जो मैंने कहा आपसे, सही तरकीब सही तकनीक से आपने नहीं पढ़ा, और दूसरा ये प्रश्न सुने सुनाए या मनगढ़ंत हैं, आपने कभी अप्लाई ही नहीं किया। आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए पहले? मैंने तो आपको रोका नहीं था। मेरे यूट्यूब लेक्चर को क्यों नहीं देखा? सीपीसी में मैंने दिया है, आप सुन लीजिएगा ध्यान से, आपको लगेगा सीपीसी बहुत सरल है। अभी अभी एक कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉन्क्लेव में मिल गए थे। हमारे यहाँ वीसी साहब का कोई प्रोग्राम था, उसमें ओल्ड अलुमनाइज को बुलाया गया था, तो मैं भी गया था वहां डिनर पर। तो उसमें एक व्यक्ति मिला और मुझे कहने लगे कि साहब हम आपका लेक्चर सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हाउ कैन ए मैथमेटिशियन टीच लॉ विद सच ईज? कुछ नहीं, तो बहुत सरल है, मैं आपको भी सिखा सकता हूं ये तो। बट उनके लिए वो अद्वितीय था, मेरे लिए साधारण है। लेकिन पर्सपेक्टिव में डिफरेंस है। अब आप कहेंगे साधारण कैसे है, तो मैं आपको बताऊंगा। ये तो अभी संवाद की शुरुआत है, अभी आपको समय लगेगा। तकनीक और तरकीब सीखना, तरीका सीखना तुरंत नहीं हो सकता, समय तो देना पड़ेगा। आप जैसे जैसे टाइम डिवोट करेंगे ना, वैसे वैसे आपको लगेगा तो बड़ा सरल है, कुछ है ही नहीं। तो चलिए, परिचय तो हो गया मेरा, संक्षिप्त परिचय था इसे, अभी बृहद परिचय बाकी है। अब देखिए, मैं इस संवाद की शुरुआत करूं तो शुरुआत में मैं कुछ प्रश्न आपके लिए जो होने चाहिए या आपके मन में होंगे, जैसे मैंने अभी एक प्रश्न उठाया था सबसे पहले। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि हमें लॉ पढ़ना चाहिए? ऐसे ही नहीं लॉ पढ़ने आ गए। जैसे हमारे देश की परंपरा बड़ी अजीब सी रही है, जिसमें जिसका कुछ नहीं होता और लॉ पढ़ने आ जाता है। एंड दैट इज वाई सब्जेक्ट ऑल्सो सफर्स। लगता है लोगों को कुछ नहीं किया तो जीवन में लॉ कर ले। हम लोग के बारे में लोग ऐसा ही सोचते थे पहले, लेकिन हमने उनको गलत साबित कर दिया है कि ऐसा नहीं है। आई हैव चोजन लॉ एज पर माई प्रेफरेंस विद माई वॉलेंस। मेरी ये स्वयं की इच्छा थी कि मुझे लॉ पढ़ना है, मैं लॉ पढ़ूंगा। अभी कहां से आई, कैसे दिमाग में आ गया चीजें। कभी कभी आप पुलिस को देखते हैं, जज को देखते हैं, बहुत सारे वाकये ऐसे आपके लाइफ में होते हैं कि आपको लगता है कि पुलिस गलत कर रही है, जज सही निर्णय नहीं दे रहा है। यदि हम लॉ जानते रहते तो आज हम भी कुछ कर सकते थे। तो ऐसा 1-2 घटना हमारी लाइफ में भी है, हमारे जीवन में भी है, बट वो बहुत बचपन की कहानी थी। बट फिर भी जैसा भी है, जो भी है, इसके पीछे कारण उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो मैंने कहा, लॉ पढ़ने का निर्णय आपका स्वैच्छिक है या अनैच्छिक है? कुछ नहीं हुआ तो जीवन में लॉ कर लेते हैं, बहुत लोग ऐसा ही सोचते हैं। एक अधिकारी मुझे मिला और बड़ी अच्छी बात कहा एक दिन, हमारे डिपार्टमेंट में एक प्रचलन सा चल गया है, हम अधिकारी अब बन गए, अब लॉ कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो देखिए, एलएलबी की डिग्री लेने से लॉ कभी नहीं आता। और वो लोग सोचते हैं कि एलएलबी की डिग्री ले लिया तो हमें लॉ आने लगा। दे डू नॉट अंडरस्टैंड लॉ, दे पजेज एलएलबी डिग्री, उनके पास एलएलबी की डिग्री तो आ गई, लेकिन लॉ की समझ थोड़ी आएगी। बिना एलएलबी के डिग्री के भी लॉ की समझ हो सकती है, और एलएलबी डिग्री के पश्चात भी लॉ की समझ, दोनों भिन्न भिन्न बातें हैं। डिग्री अलग व्यवस्था है और समझ अलग चीज है। अब देखिए, लॉ का विद्यार्थी जब आता है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे मैंने एक सवाल आपके सामने पूछा अभी, भाई इतने सारे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इतने सारे ज्ञान के मंदिर, तो फिर एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट क्यों? सबसे पहला सवाल यही। मैंने कहा, देखिए, हमारी जो
तकनीक है, तरकीब है, और जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं उससे बच्चों को की समझ बनती है, वो विधि में सहज हो जाते हैं, जो एलएलबी डिग्री से शायद नहीं होता। जैसे आपके सवाल जो आ रहे हैं उसी का ये रीजन है। और ये आपका सवाल नहीं है, नहीं 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 नहीं, नहीं। भारत के 99% लॉ के स्टूडेंट का सवाल है। हालांकि वो हो सकता है अप्रोच में इतना सिंसियर ना हो कि उसको हम बुला रहे हैं कि भाई निःशुल्क कार्यशाला है, तुम आओ, मुझे ज्वाइन करो, फिर भी वो नहीं आना चाहता है। जब बहुत ज्यादा शुल्क हो जाएगा तो उसको महत्ता पता चलेगी कि अच्छा हाँ, इसका मतलब दिस इज समथिंग ग्रेट, ये बहुत प्रीमियम लेता है, 10 लाख इसकी फीस है, तो वो आएगा, फिर पैरवी करेगा कि कैसे इसको 5 लाख कराया जाए। अभी हम कहेंगे हम 5 रुपए नहीं ले रहे हैं तुमसे, तुम आओ, हमको ज्वाइन करो, मुझसे बातें करो, सुनो, प्रश्न पूछो, समझो, अपनी समस्याएं दूर करो। आप समझ गए होंगे हमारा संवाद, हमारा संदेश कि मैं क्या कह रहा हूं। कितने सारे विद्यालय हैं तो भी आप क्यों, तो मैंने कहा मेरी तकनीक, जैसे आपने कहा ना सीपीसी, अब मुझे कैसे याद है कि सीपीसी में कितनी धाराएं हैं और कितने आदेश हैं, आदेश में नियम कितने, और उसको भी कैसे याद करना है, ये भी कैसे याद रहा होगा। तो कोई ना कोई तकनीक होगी उसके पास, कोई ना कोई तरकीब होगा उसके पीछे। अच्छा, आप में से कितने लोग मुझे बता देंगे कि किसी किसी धारा में कितने प्रोवाइडो हैं, कितने फुल स्टॉप हैं, कितने कॉमा, आपको याद है? बट मैं आपको याद करके बता सकता हूं, याद करने की जरूरत ही नहीं बेसिकली। आप एफआईआर तो जरूर पढ़े होगे, सब कोई जानता है। एफआईआर के 154 में कितनी उपधाराएं हैं जानते होगे शायद। कितने प्रोवाइडो हैं इसमें, ये भी जानते होगे। अच्छा, उसमें कितने सेक्शंस का रेफरेंस है, ये भी जानते होगे। और यदि कुछ नहीं जानते हो इसमें से तो जान लोगे, इसलिए डोंट वरी, बहुत साधारण है। आप में से पता है कितने लोगों को इसमें कितने सेक्शंस का रेफरेंस है? 154 में वुमेन रिलेटेड डिसेबल्ड पर्सन की भी चर्चा है, कोई आपको पता है? यदि मैं आपसे पूछूं कि उसमें कितने सेक्शंस लिखे हैं तो आप बता देंगे मुझे? अब देखिए, आपको याद करना पड़ेगा, मुझे याद है, पूछो कैसे, तो मैं तुमको बताता हूं। उसमें एसिड अटैक लिखा है, तो देखो मैं यही बता रहा हूं कि एम्बिशन क्यों। अब एसिड अटैक जैसे ही लिखा मैंने, तो किसको पता नहीं है कि 326A और 326B में लिखा होगा? भाई पता नहीं आपको? ये 2013 में हमने संशोधन करके जोड़ दिया, क्योंकि एसिड अटैक उसमें बहुत राइज पे था, और उसके बाद शायद घटना कम भी हो गई, क्योंकि अखबार में नहीं आता है उतना। अब में वास्तविक सूचना नहीं है उसके बाद कितनी घटना ऐसी हुई, कितनी नहीं हुई, लेकिन मैंने अखबार में ज्यादातर इसके केस नहीं पढ़े, बट उस समय ये बहुत राइज पे था। फिर दूसरा मैंने कहा साहब, जितने भी ये सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस वो सब हैं इसमें। अब आपने तुरंत पूछा सेक्सुअल ऑफेंसेस, वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस कौन से हैं, तो मैंने कहा आपको 354 तो पता होगा। इसके साथ आपको ये भी पता होगा कि ABCD सब आता है इसमें। इधर तो आईपीसी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लोगे, कुछ बड़ा काम नहीं है ये। ABCD तो ऐसे भी बहुत आसान है, एनीबडी कैन डांस, किसी को कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आप तो जबरदस्ती याद कर रहे हो, मैं तो याद करता ही नहीं। भाई ये तो याद रहेगा, एनीबडी कैन डांस, ABCD, ये भी याद कराने की जरूरत है? बोलो, ये भी हमें याद करना पड़ता है, बोलो। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा रेप, सेक्सुअल ऑफेंस की बात आई तो रेप आएगा, तो 376 के जितने वेरिएंट हैं सब है यार। मैं याद कर रहा हूं कुछ भी, ये तर्क पे आधारित है कि नहीं है? अच्छा, फिर इसके बाद 509 भी है। आप 509 जानते हैं? 509 क्यों है? ये यूपी में बड़ा सवाल पूछता है, 509 क्यों है? अरे बोलो, 509 क्यों है यहाँ? ये भी सेक्सुअल ऑफेंस से ही रिलेटेड। आउटरेजिंग मोडेस्टी 354 में है, और इंसल्टिंग मोडेस्टी 509 में है, जिसमें आप अभद्र भाषा इत्यादि का ऐसा प्रयोग करते हैं जो कहीं ना कहीं उस तरह की परिस्थिति उत्पन्न करती है जो 509 में है। इशारा करना, गलत भाषा का प्रयोग करना, उस तरह की चीजें 509 में आती है। तो मुझे कहां याद करना पड़ रहा है? अब इन सब ऑफेंसेस में, चूंकि ये विशेष प्रकार के ऑफेंस हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। आप खुद बोलोगे यस, होनी चाहिए। वुमेन रिलेटेड ऑफेंस है तो वुमेन पुलिस ऑफिसर, वुमेन ऑफिसर ही इसका रिपोर्ट लिखेंगे। और फिर आपसे एक शब्द आगे कहूं मैं, यदि कोई डिसेबल्ड व्यक्ति है इसी में, विक्टिम कोई डिसेबल्ड है, तो क्या आप उसका रिपोर्ट पुलिस थाने पे बुला के लिखोगे कि जाके लिखोगे? आप कहोगे डिसेबल्ड है तो जाके लिखेंगे। अब 154 के खंड 1 के प्रोवाइडो में ये बातें हमने लिख दी है, कुछ भी नहीं है। आप इसको बैठ के रटेंगे घर में। और यही कारण है हमारे हिंदी के बहुत सारे छात्र असफल रह जाते, क्योंकि हिंदी में ऐसी कोचिंग नहीं है। अंग्रेजी में हो भी सकती है, एक क्षण के लिए मैं मान भी लूं, लेकिन हिंदी में ये गुणवत्ता हम मेंटेन कर रहे हो,
ये शायद क्योंकि हिंदी के कुछ शिक्षकों को मैं देखता हूं पढ़ाते हैं, मेरे यहाँ भी पढ़ाए हैं वो लोग, तो पहले मैं भी इतना अनुभवी शिक्षक नहीं था। शिक्षक आता था तो स्वतंत्र होता था अपने तरीके से, अपने तकनीक से पढ़ाने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तरकीब हमारी, तकनीक हमारा, तरीका हमारा, शिक्षक कोई भी होगा। हमने ये सीखा बहुत दिनों में। तो मैंने एक सवाल का आपको जवाब दिया, एम्बिशन क्यों। आज मैंने एफआईआर का दूसरा दिन था, मैं कल एफआईआर पे पहला लेक्चर लिया, आज दूसरा लेक्चर लिया। मुझे एफआईआर पे बोलते हुए भी तकरीबन 4.5 घंटे हो गए हैं या 5 घंटे के आसपास हो गए हैं, क्योंकि क्लास में और भी बातें हो जाती है। तो भी मैं एफआईआर के अभी 70% सवाल का उत्तर दे पाया हूं। अब आप पूछेंगे सो कितना सवाल था एफआईआर में, तो मैंने एफआईआर में मात्र 40 सवाल बताए हैं बच्चों को। कितने? सिर्फ 40। उसमें एक सवाल ये भी है जो शायद आपने सोचा हो ना सोचा हो, मुझे नहीं पता है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या एफआईआर में बाद में अल्टरेशन और अमेंडमेंट हो सकता है। बाकी सवाल आपने सुने होंगे, बट एफआईआर में अल्टरेशन एंड अमेंडमेंट, ये तो मैंने नहीं सुना। तो मैं वो भी प्रश्न लिखवाया। तो आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि हम कितनी गहराई तक जाकर के बातें कर रहे हैं। तो आपने जब मेरे से एक सवाल पूछा क्यों एम्बिशन, तो मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। मैं ऐसे ही कोई बात नहीं बोल दिया, भूल जाओ इधर उधर वाला, ज्वाइन करें लॉ पाठशाला। मैंने ऐसे ही नहीं बोला, आई मीन इट सीरियसली, सिंसियरली, क्योंकि जो हम पढ़ाएंगे वो शायद मैं कह रहा हूं, मैं शब्दों में बहुत स्पष्ट हूं, मैं नहीं जानता दूसरे के बारे में, मैं क्षमा चाहता हूं इस बात पर, मैं दूसरे के बारे में नहीं जानता, हो सकता हूं मेरे से अच्छा कर रहा हूं, मैं नहीं जानता उनके बारे में, तो मेरा ये कहना उचित नहीं होगा। मैंने इसलिए कहा शायद वो लोग ऐसा ना कर पाए, दूसरे लोग ऐसा ना कर पाए। ये तो पहला सवाल था। दूसरा सवाल, देखिए विद्यार्थी के मन में जब वो कोई काम शुरू करता है या कोई पढ़ाई शुरू करता है, बहुत सारे प्रश्न हैं, आपके मन में भी होंगे। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। आपके अनुसार अध्ययन सामग्री इंपॉर्टेंट है या तकनीक इंपॉर्टेंट है? आप समझ रहे हैं बात को? व्यक्ति महत्वपूर्ण है या विचार महत्वपूर्ण है? सबको स्पष्ट है। लेकिन जब आप आएंगे ना संस्था में, तो सबसे पहले पूछेंगे मटेरियल क्या देंगे आप मटेरियल लेने आए हो? यहां मटेरियल तो मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, बड़े सुंदर सुंदर मटेरियल है। मैं लेखक तो नहीं, मेरी विधा लेखन नहीं है, हालांकि मैं प्रयास बहुत कर रहा हूं और अच्छा ही कर रहा हूं शायद। बहुत सारे बैरक लिख रहे हैं हम लोग, हमारी टीम लिख रही है, हिंदी में भी लिख रहे हैं हम। साक्ष्य अधिनियम हमने पब्लिश भी कर दिया, अब सीपीसी को पब्लिश करने के कगार पर हैं, आईपीसी को पब्लिश करने के कगार पर हैं, तो प्रयास कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। पढ़ेंगे तो ज्ञान ही मिलेगा उससे। तो हमने ऐसी बातें लिखी है, इस प्रकार से लिखा है, तो मैं वही बता रहा हूं। अब आप पूछेंगे साहब एम्बिशन क्यों, तो उसका तो जवाब मिल गया। अब आपका दूसरा सवाल आया कि साहब आप अध्ययन सामग्री देंगे कि पढ़ाने के तरीके पे बल देंगे। ये सवाल बहुत सारे बच्चों ने पूछा है, वो शायद है नहीं हमारे साथी, उन्होंने मुझे कुछ सवाल बच्चों का लिख के दिया कि बच्चे सवाल बहुत पूछते हैं। देखिए बहुत सारे सवाल तो बड़े साधारण हैं जिनका उत्तर देना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। बहुत सारे बच्चे अंग्रेजी में भी पूछते हैं, जैसे आपके लिए सवाल इंपॉर्टेंट नहीं भी हो सकते हैं। अंग्रेजी के सवाल थोड़ा डिफरेंट हैं, और बहुत सारे सवाल दूसरे प्रकार के हैं, जैसे लॉ में कैरियर की बात, तो अभी हम लोग उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा, वो अलग बातें हैं। जैसे एक विद्यार्थी ने सवाल पूछा कि साहब हम अमुक विश्वविद्यालय से पढ़ के आए, नाम नहीं लेना चाहिए, कोई तुलना की बात नहीं। देखिए उनका काम अलग है, हमारा काम अलग है, हम अलग काम कर रहे हैं, वो अलग काम कर रहे हैं। अब मुझसे सवाल पूछते हैं कि भाई हम अमुक विश्वविद्यालय से पढ़ के आए तो कोचिंग की क्या आवश्यकता है। मैंने कहा देखिए निर्णय तो आपका होना चाहिए कि आपको क्या करना है जीवन में, लेकिन मुझसे पूछिएगा तो कोचिंग की विधा बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है इस बात पे हम चर्चा करेंगे। अभी मैंने कहा है सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, सब पे थोड़ा थोड़ा मैं बोलूंगा, बताऊंगा कोचिंग क्या करता है। जैसे आप मुझसे पूछे कि कोचिंग क्या करता है या क्या करेगा, मैं संक्षेप में आपको बता देता हूं कोचिंग क्या करेगा। देखिए हमारा क्या तरीका है, मैं थोड़ा संक्षेप में आपको बता रहा हूं ताकि आपको स्पष्ट होना चाहिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्यों ये क्लास शुरू कर रहे हैं, या क्यों ऐसा लग रहा होगा हमें हिंदी में फिर से पढ़ाना चाहिए। हम पहले भी पढ़ाते थे,
फिर मैंने क्लास को छोड़ दिया था, क्योंकि शायद उस समय हम इतनी बड़ी संस्था नहीं थे और हिंदी में हम उस प्रकार का मार्गदर्शन नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब हमारे पास उस तरह की चीजें हैं, हम कर पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैंने फिर से प्रयास करना शुरू किया और आप लोगों का साथ रहेगा तो जरूर कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी पढ़ाने की प्रक्रिया है, आप जान लीजिए, हमने अभी आपको क्या कहा, आईपीसी पे हमने कितने सवाल बनाए? सिर्फ 40। तो सबसे पहले हम प्रश्न प्रणाली में पढ़ा रहे हैं बच्चों को। जैसे मैंने क्या किया कि 40 सवाल पहले आपको बता दिया, जिसमें हमने सवाल बता ही दिया कि क्या एफआईआर का अल्टरेशन और अमेंडमेंट भी हो सकता है। और भी बहुत सारे सवाल हैं, वो आप शायद जानते होंगे, मल्टीपल एफआईआर और डुअल एफआईआर, क्रॉस एफआईआर, काउंटर एफआईआर होगा कि नहीं होगा, एफआईआर का एविडेंसरी वैल्यू क्या होगा, वो सब सवाल आप जानते हैं, इसलिए मैं उसकी व्याख्या नहीं कर रहा, वो पढ़ाते वक्त आएगा। दूसरा हमने लिखा भी इसमें, क्योंकि ये बच्चों ने मेरे से सवाल पूछा है, वही कोचिंग से मुझे क्या लाभ मिलेगा। मैं कहते को पहले तो तुमको स्पष्टता मिलेगी। जैसे तुम किताब पढ़ते रहोगे एफआईआर की तो तुम्हें समझ में आए ना आए, लेकिन तुमको जैसे मैं पढ़ाऊंगा, मैं किसी भी टीचर को बोल दूं, मैं आपको ही बोल दूं भाई देखो ये 40 प्रश्न है, तुम अच्छे से पढ़ के जाओ और क्लास में जो भी लोग बैठे उनको इस प्रकार से समझाओ, और उस समझाने के पहले तुम मेरे से बात समझ लो, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा, हाँ हम कर लेंगे। जब आप मेरे साथ खड़े हैं और आप कह रहे हैं कि 40 प्रश्न में सब कुछ संपूर्ण हो जा रहा है और हम सारी चीज का उत्तर क्लास में दे देंगे, तो बच्चे के मन में सवाल रहा कहां? तो सवाल काफूर हो गया। अब आपने पूछा वो 40 सवाल आए कहां से, आएंगे कहां से? तो हमने आपको बताया कि साहब वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप जानते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबके पास होगा। हमने जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो देख लिए, उससे हमको सवाल मिल गया। इससे क्या होता है कि स्पष्टता भी आ जाती है। अब देखिए जैसे सीआरपीसी की अभी बात कर रहे थे, कई लोगों ने बोला, तो मैं उसी का उदाहरण ले लेता हूं। जैसे हम पढ़ाने गए क्लास में, अब यदि मुझे सेक्शन 154 पढ़ाना है तो इस पे मैं 3 क्लास ले रहा हूं, बट मैं 155 पे, 157 पे, 158 पे, 159 पे, 160 पे, इवन 161 पे मैं शायद 1 घंटे बोलूंगा इन सबों पे मिला के। ये स्पष्टता मुझे कहां से आई? अब बच्चा आता है तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेता है कि सीआरपीसी में 484 सेक्शन है, 37 चैप्टर्स हैं, ये कैसे पढ़ा दीजिएगा आप 3 महीने में, 2 महीने में? अरे भाई मैं कैसे पढ़ाऊंगा, वो तो मैं बताऊंगा ना, क्योंकि मुझे पता है कि 154 पे कितना समय देना, इस पे कितना देना, इस पे कितना, क्योंकि 155 में कुछ है ही नहीं, है कुछ? 157 तो इन्वेस्टिगेशन है, ये तो एफआईआर में ही चला गया। 158 भी उसी की कड़ी है, 159 भी उसी की कड़ी है। जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो 160 में हम लोगों को बुलाते हैं, पूछते हैं। अब देखिए हर जगह तर्क काम करता है। 161 में हम उसका बयान लिखते हैं। तो हमें जानकारी है कि साहब इस पे हमें समय नहीं लगाना। फिर हम जब 164 पे जाएंगे तो फिर मुझे यहां 2 क्लास लग जाएगी। लेकिन विद्यार्थी आएगा तो सोचेगा 164 पे 2 क्लास, तो इन बाकी सेक्शंस पे भी 12 क्लास होगी। अरे नहीं, ऐसे ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। लॉ इज नॉट मैथमेटिक्स। एक विद्वान थे, आप जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं जानते तो आज जान लीजिए, उनका नाम था ब्रेकिया। उन्होंने कहा हैप्पी आर दोज नेशंस वेयर लॉ इज नॉट ट्रीटेड एज मैथमेटिक्स। वो राष्ट्र सुखी हैं जहां लॉ को गणित के रूप में ट्रीट नहीं किया जाता। ये लॉ है, गणित नहीं है। ये मैथमेटिकल साइंस नहीं, फिजिकल साइंस नहीं है, सोशल साइंस है ये। इसको आप मैथमेटिक्स ना बनाइए, तो वो भ्रांति चलती रहेगी। तो हमने जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा ना, तो मुझे दिख गया कि 154 तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें तो 50 आयाम है। 164 देखा तो इसमें तो 20 आयाम है। 167 देखा तो दिखा साहब इसमें कई सारे आयाम है। बट 166 और 66 ये में क्या निकाल देंगे आप? 163 में क्या निकाल देंगे आप, जिसमें लिखा है थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस नहीं देना है, उसमें कितने आयाम आप पैदा कर देंगे? तो पढ़ने के पहले जब मुझे समझ में आ गया कि साहब हमें प्रश्न किस प्रकार के रेज करने, किस पे कितना समय देना है, किसके किसके क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ये कार्य इतना सरल नहीं जितनी सरलता से मैं बोल रहा हूं। अब 154 पे 40 सवाल होगा, इसको सीखने के लिए आपको उसमें 40 दिन 154 में ही लगाना पड़ेगा। इस निर्णय पर पहुंचने के लिए वो कौन से 40 सवाल हैं, ये थोड़ी सी आपको तपस्या करनी पड़ेगी। इतना साधारण नहीं है। यदि इतना साधारण रहता तो कोई भी बोल देता साहब हाँ ठीक है, ये तो हम भी पढ़ा देंगे और याद भी करा देंगे। तो हम सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, संस्था सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं आई। एक प्रश्न प्रणाली में पढ़ा दिया, वो जो बिकता रहता है मटेरियल मार्केट में, बहुत सारे प्रश्न उत्तर लिखे रहते हैं। मेरा काम सिर्फ वहां नहीं रुक जाता है। हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे, हम प्रश्न के उत्तर को कैसे लिखना है वो भी बताएंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपने मुझसे पूछा
कि एफआईआर का रिकॉर्ड करना मैंडेटरी है या डिस्क्रिशनरी, बताइए। सवाल आता है नहीं आता है? ललिता कुमारी में डिसाइड हुआ है नहीं हुआ है? आपको पता है नहीं पता है? नहीं पता है तो जान लो आज। सवाल है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, एक पुलिस वाले को प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखना, क्या ये उसका विवेकाधीन शक्ति, इसको आप अंग्रेजी में डिस्क्रिशनरी पावर कहते हैं, या मैंडेटरी है उसके लिए, जिसको आप आज्ञापक कहते हैं, बाध्यकारी है उस पर कि उसको लिखना ही होगा? अब इस प्रश्न का उत्तर देना है, मुख्य परीक्षा में आएगा। तो बच्चे बहुत पूछते हैं कि साहब आप कैसे मुझे आंसर राइटिंग सिखाएंगे? मैं बहुत सारी बातों को एक साथ जोड़ रहा हूं। तो मैंने उनको बड़ा साधारण उत्तर दिया कि ये बताइए कि जब कोई आपसे सवाल पूछेगा लॉ का, चाहे आप वकील हो, चाहे आप जज हो, चाहे आप शिक्षक हो, चाहे आप विधिवेत्ता हो, आप क्या जवाब दोगे? किस रूप में जवाब देते हो? आज आप हमसे पूछे कि संविधान के संशोधन की क्या जी शक्ति है, बताइए जरा, तो मैं अनुच्छेद 367 में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? आप बताओ मेरे को, नैसर्गिक है कि नहीं है? मैं अनुच्छेद 367 में जाऊंगा। अच्छा, मैं केशवानंद भारती को रेफर करूंगा कि नहीं करूंगा? उसके बिना जवाब दे सकता हूं? तो आप इसको इतना हुआ बना रहे हैं, आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग, दिस इज नेसेसरी एंड दिस इज नेचुरल। मैं एफआईआर में उसी चीज को ला रहा हूं। भाई जैसे ही मुझसे पूछा कि एफआईआर का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है या डिस्क्रिशनरी, मैंने कहा भाई तुम ऐसा है, धारा 154 सीआरपीसी का निकालो, बड़ा क्या लिखा है इसमें, जरा देखना। तो जैसे ही आप धारा 154 को पढ़ने जाएंगे तो क्या लिखा है मैं बता देता हूं आपको, मूल भाषा जो है सीआरपीसी की, जो केबी के सुंदरम ने लिखा था। क्या है भाषा उसकी? एवरी इंफॉर्मेशन विच डिस्क्लोजेज कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी हर सूचना जो संज्ञेय अपराध दर्शाती हो उसको क्या करना होगा? पुलिस ऑफिसर को लिखना होगा। लिखा है नाउ एवरी इंफॉर्मेशन विच डिस्क्लोजेज कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी रिकॉर्डेड। शैल बी, शैल का मतलब तो समझते हैं आप? तो मैंने लिख दिया स्टैट्यूटरी प्रोविजन, जिसको आप कहते हैं हिंदी में सांविधिक प्रावधान। अब उत्तर लेखन के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। अब इसी को मैं 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करूंगा। फिर मैं आऊंगा कि साहब अब आप बताइए, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल का एक केस है, जानते हैं कि नहीं जानते? 1992 का, पता है नहीं पता है? नहीं पता है तो जान लीजिए। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर जो डिस्क्लोज करती हो कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसका लिखना मैंडेटरी है। तो भाई हमने स्टैट्यूटरी प्रोविजन भी लिखा, केस लॉ भी लिखा, अच्छा और क्या लिखेंगे? तो भाई हम उससे आगे बढ़ेंगे। स्टेट ऑफ एपी वर्सेस पी रामुलू, एक बहुत फेमस केस है, पढ़ते होंगे, पुनाती रामुलू, ये 1993 का जजमेंट। अच्छा सर ये भी याद करना होगा क्या कि 92 का जजमेंट है, 93? बिल्कुल याद नहीं करना, देखिए पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। आपको याद करने की कोई आपको परीक्षा नहीं पूछेगा ये किस वर्ष में निर्णय, ये शायद ही कहीं आता है, और ये इसलिए आता है कि वो वर्ष बहुत, अब यदि किसी ने आपसे पूछ दिया केशवानंद भारती का डिसीजन कब आया था, हो सकता है डेट भी पूछ दे, बिकॉज इट इज सो इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल से 24 अप्रैल 1973 है कि नहीं है, सबको पता है। लेकिन आपको ये नहीं पूछेगा कि स्टेट ऑफ एपी वर्सेस पी रामुलू जो ये डिसीजन आया है कब आया है, क्योंकि ये वैसा डिसीजन नहीं है जो हमारे पूरे सिस्टम को प्रभावित करता हो। तो आप अननेसेसरी बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। उसमें भी कहा कि ये मैंडेटरी है। अब उसमें 2-4 लाइनें हमने लिखी है अपने मटेरियल में, हम उसको आंसर में लिखेंगे। फिर बाद में क्या आया, ललिता कुमारी का केस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमने जब ये बातें लिख दी तो हमारा आंसर पूर्ण हो गया। ऑब्वियसली ललिता कुमारी में 7 महत्वपूर्ण बातें हैं, तो हम 7 का जिक्र करेंगे। उसमें यह भी लिखा है कि क्या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आवश्यक है, आप उस बात को भी लिखेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए जब हम पढ़ाते हैं ना, तो हमारा काम एक नहीं है, हमारे काम अनेक हैं। अच्छा, हम जब पढ़ा रहे हैं आपको कोई विषय, तो हमारा ट्रेनिंग क्या है? हम सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा के लिए पढ़ा रहे हैं, सिर्फ मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ा रहे हैं, सिर्फ साक्षात्कार के लिए पढ़ा रहे हैं, या आपको लॉ समझाने के लिए पढ़ा रहे हैं? देखिए हमारा उद्देश्य है सीआरपीसी पढ़ाना, और जब आप सीआरपीसी समझ लोगे तो आप चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो या साक्षात्कार हो या लॉ का एग्जाम हो, आप ध्यान से मेरी बात सुनना, ये एलएलबी के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझसे तो कोई जब पूछता है हमें कोचिंग कब करनी चाहिए, तो मैंने कहा जब तुमने लॉ का कॉलेज ज्वाइन किया तब करना चाहिए, लॉ करने के बाद नहीं। देखिए आपकी सोच हमारी सोच में, आपको दुनिया में क्या बताएंगे लोग कि पहले तुम लॉ कर लो एलएलबी, फिर जुडिशरी की कोचिंग या कोचिंग ज्वाइन करना। ये आपको शायद 99.99% लोग बोलेंगे, बट दिस इज अटरली रॉन्ग। आपने क्या क्या पता है, अपने बहुमूल्य 3 साल या 5 साल आपने बिता दिए, आपका समय निकल गया, अब फिर से आप 2 साल मेरे साथ पढ़ेंगे, क्या फायदा? दिस इज यूजलेस। ये तो आप अपना समय नष्ट कर रहे हो। हम आपको पढ़ाएंगे कि भाई सीआरपीसी में कुछ है ही नहीं, क्यों परेशान हो तुम? 1973 का सीआरपीसी 73 को उल्टा क्या 37 हो गया, तुम्हें लगा ये तो बड़ा सरल था, हम इतने दिन से परेशान क्यों है इसमें?
और आप करें नहीं जी हम तो पहले एलएलबी करेंगे फिर हम आपके पास पढ़ने आएंगे। मैं तो सोचता हूं थोड़ा लॉ पढ़ लूं विश्वविद्यालय में, थोड़ा प्रैक्टिस कर लूं, फिर आपके पास आऊंगा तो बेहतर समझ में आएगा। बिल्कुल निराधार, बिल्कुल तर्कहीन बात है ये कितना पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है। हमारी सोच ही अलग है, हमारी सोच ही अलग है, हमारी सोच अन्य लोगों से भिन्न है। तो मैंने कहा आपको हम प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी पढ़ा रहे हैं, मुख्य परीक्षा के लिए भी पढ़ा रहे हैं, साक्षात्कार के। सर कैसे कैसे आप तीनों को एक साथ पढ़ा देंगे? हमारे टीचर ने तो कहा था प्रिलिमिनरी अलग है, मेंस अलग है, इंटरव्यू तो बाद में देखेंगे। अरे इंटरव्यू में क्या दूसरा सीआरपीसी बना दोगे? मुख्य परीक्षा में दूसरा सीआरपीसी आ जाता है और प्रारंभिक परीक्षा में दूसरा सीआरपीसी आ जाएगा। अच्छा नहीं सर, प्रारंभिक परीक्षा में तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं, मुख्य परीक्षा में तो प्रश्न संकल्पनात्मक होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, विश्लेषणात्मक होता है, दोनों में सम्मिश्रण। अरे भाई ऐसा है, विश्लेषण के बिना तथ्य नहीं सीख पाओगे, और तथ्य को यदि याद करना है तो विश्लेषण करना सीखो, नहीं तो तुम फिर रटते रह जाओगे जीवन भर। और यही हम करते हैं, हम विश्लेषण करके तथ्य। अब देखो मुझे यही तथ्य याद करना था कि धारा 154 में वुमेन रिलेटेड कौन कौन से ऑफेंस है, मेरे को प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाएगा, तो मुझे याद है सारे सेक्सुअल ऑफेंस हैं, एसिड अटैक है, 509 है, मुझे तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, रेप है, आउटरेजिंग मॉडेस्टी है, मैं क्यों याद करूंगा? मुझे दिख जाएगा 4 सेक्शन में कह दूंगा हाँ जी चारों है, जो एक दिखेगा दूसरा मैं कह दूंगा ये नहीं है, तो बहुत आसान है। आप इसके लिए मगजमारी कर रहे हैं, आप करेंगे हम तो किताब रटेंगे, 11 सेक्शन उसमें लिखे हैं, 16 सेक्शन लिखे हैं, मैं सब पढ़ूंगा, रटूंगा बैठ के ब्रह्म मुहूर्त में। तो आप रटो, हम तो विश्लेषण करते हैं उसका। ये पर्सपेक्टिव का बहुत ह्यूज डिफरेंस है। आप कह रहे हैं हम लॉ की पढ़ाई संपूर्ण करके तब कोचिंग में जाएंगे, हम कह रहे हैं नहीं पहले आना चाहिए। बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट है ये। आप जो सोच रहे हो हम जो सोच रहे हैं बिल्कुल भिन्न है। आपने कहा जी कैसे पढ़ना है, तो आपने कहा हम किताब लेंगे केलकर की, और भी जो आपकी आती है मुरलीधर चतुर्वेदी, एस.एन. मिश्रा। हमसे आप पूछेंगे तो हम कोई किताब नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि किताब का ज्ञान जो होता है ना बहुत सीमित दायरे में होता है। अब आप तर्क मांगेंगे क्यों कैसे, जरा बताइए मुझे, समझाइए। हम तो आज तक पुस्तक ही पढ़ते रहे हैं, अपने बाल्यावस्था से अभी इस अवस्था में आप आ गए, हम तो पुस्तक ही पढ़ते रहे, आप कह रहे हैं नहीं पढ़ना है, बड़ा उल्टी बात बता रहे हैं आप। किसी के मन में सवाल है तो उत्तर दूंगा, नहीं है तो फिर उत्तर देने की जरूरत नहीं है। किसी के मन में सवाल है तो उत्तर दूंगा, नहीं है तो नहीं दूंगा। किताब पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? मैं बच्चों को साधारण सलाह देता हूं कि आपको प्रश्न का उत्तर पढ़ना चाहिए। जैसे किसी भी किताब को आप पढ़ोगे तो एफआईआर पे 40 प्रश्न जो मैं रेज कर रहा हूं वो शायद नहीं होगा। मैंने फिर कहा है शायद, क्योंकि मुझे हर किताब की जानकारी नहीं है। मैं पहले अपने आप को क्वालिफाई कर दे रहा हूं, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं, मैं एक साधारण सा इंसान हूं, लेकिन जो मेरी समझ है, जो मेरा अनुभव है, जो मेरा आकलन है, जो मैं देख रहा हूं, उसके आधार पर मैं आपसे अपना अनुभव साझा कर रहा हूं। ये 40 बिंदु एफआईआर के शायद कोई किताब लिखता हो, आई एम नॉट श्योर। लेकिन ये कैसे आपको पता चला 40 आया? चूंकि आप प्रश्न प्रणाली में पढ़ रहे हैं, आपने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न एफआईआर पे देख लिए हैं, आपने 50 साल के सवाल देख लिए हैं, 50 एग्जाम के सवाल देख लिए हैं, आपको पता है कि साहब ये भी सवाल आता है, आपको ये भी पता है कि ये सवाल आएगा। मैं पूछूं धारा 164 में कोई व्यक्ति स्वयं जाकर के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को अपना कन्फेशन देना चाहता है, क्या वो दे सकता है? कोई व्यक्ति स्वयं विटनेस जाकर के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को अपना स्टेटमेंट देना चाहता है, क्या 164 में वो जाकर के दे सकता है? ये सवाल कैसे मेरे मन में आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है कि शायद मैंने उन प्रश्नों को देखा, किताब में नहीं है। मेरी समझ से केलकर साहब ने अपनी किताब में बात नहीं लिखी, और बाकी किताब की तो बात ही छोड़ दो। क्योंकि उनका दायित्व तो 164 को सिर्फ समझाना है, उनका दायित्व तो 164 के हर प्रश्न का जवाब देना नहीं है। बट मेरा दायित्व इस क्लास में, या संस्था का दायित्व इस क्लास में हर प्रश्न का जवाब देना है जो संभव है। तो हमारा दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है, हम डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं, आंसरेबल हैं। लेखक तो किताब लिख करके निकल जाएगा और 10 साल तक एडिट भी नहीं होगा, और 10 साल में लॉ बदल जाएगा। कल ही हमारे एक मित्र थे, वो हमारे साथ बैठे थे, हम लोग बात कर रहे थे। टी भट्टाचार्य साहब की बहुत अच्छे लेखक हैं भारतीय दंड संहिता के। संवाद में ये बात निकल करके आई कि इस किताब में बहुत सारी बातें लिखी है, बड़ी अच्छी लिखी है, बहुत सुंदर किताब, बहुत अच्छे शिक्षक भी हैं।
बट किताब बहुत पहले लिखी गई है और किताब में एडिटिंग इस प्रकार से है कि भाई वो केस जो अब मान्य नहीं है वो भी उसमें वैसे ही का वैसा लिखा हुआ है और कोई स्पष्टीकरण नहीं है ये केस अब लागू होता है नहीं होता है, लेकिन शिक्षक क्लास में ये नहीं कर पाएगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं कि बिना तथ्य के आधार पर बोल रहा हूं। असुरुद्दीन अहमद बनाम किंग नाम का एक केस है सेक्शन 84 में, यदि आपने कभी पढ़ा हो वो उस किताब में ज्यों का त्यों अभी भी लिखा हुआ है, जबकि असुरुद्दीन अहमद बनाम किंग का केस हमारे भारत में लागू नहीं होता है। वो गलत निर्णय है आईपीसी का सेक्शन 84 में, वो 1949 के डिसीजन है, 1949 का डिसीजन है जिसको हम अब नहीं मानते हैं, लेकिन उस किताब में ज्यों का त्यों लिखा है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं मैं क्या संदेश दे रहा हूं? आपने जो सवाल पूछा या बच्चे जो सवाल पूछते हैं कि हम यहां क्या करेंगे, और हमने उसमें एक सवाल और जोड़ दिया, आप क्यों कह रहे हो कि कॉलेज से पहले यहीं पढ़ लेना चाहिए? तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब आपकी संकल्पना एक बार बन जाएगी उस प्रकार की, जब आपका एक अवधारणा बन जाएगा, लॉ का मीन्स फैक्ट्स, ये रट लो वो रट लो, ये धारा वो धारा, आपने कॉन्सेप्ट बना दिया, तो बिल्कुल ही निराधार संकल्पना है। आप तो गलत बात कर रहे हो, लेकिन आपको बताएगा कौन कि बातें तो बिल्कुल निराधार है, ये तर्कहीन है बातें। आप जो कह रहे हो तो गलत बात कह रहे हो, लेकिन आपको बताएगा कौन, दिखाएगा कौन? ये तो तर्कहीन है। हमसे बहुत सारे सवाल पूछे गए इसी प्रकार से। देखिए जैसे कि एक सवाल आया जो अभी आप भी कह रहे थे हमसे कि भाई सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, एविडेंस भी बहुत लोगों को बड़ा कठिन लगता है ना। मुझे 4-5 विषय के बारे में बताए गए हैं, जैसे कि विधि शास्त्र, ये मुस्लिम विधि बड़े लोगों को बड़ा कठिन लगता है। इत्तेफाक से आपको मैं बताऊं, दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम, विधि शास्त्र का तो चलो मटेरियल बनाते हैं, अंग्रेजी में बना लिया है, हिंदी में भी बनाया है, बट उसमें सुधार करेंगे भी आगे। मुस्लिम विधि पे तो हम किताब लिख रहे हैं अभी, जिसका ढांचा तैयार हो गया है। अब आप पूछोगे मुस्लिम विधि में क्यों लिखा, आपको मुस्लिम विधि कितनी जानकारी होगी? तो ये इसलिए लिखा कि हर समय विद्यार्थी मुस्लिम विधि में बहुत कंफ्यूज है, उसको लगता है मुस्लिम विधि तो बहुत कठिन है। हम लोग कॉलेज में भी थे तो इस तरह की अवधारणा थी हमारे मन में, मुस्लिम विधि, मुस्लिम लॉ इज कॉम्प्लिकेटेड। बट मैं आपको सच्चाई से बताऊं, मुस्लिम लॉ बहुत साधारण है, और यदि आप कुरान के एक विशेष आयत को पढ़ लेंगे तो सक्सेशन का 90% लॉ आप समझ लेंगे। लेकिन ये बताएगा कौन आपको कि सिर्फ कुरान की एक 4 लाइन की चीज पढ़ लेने से, 4 लाइन है उसमें, हार्डली आपका मुस्लिम लॉ का सक्सेशन का 90% कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप भले 200 पेज पढ़ लोगे और आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने कितनी लाइन कही? 4 लाइन। आप देखना चाहोगे तो अभी दिखाएंगे। आप जानते होंगे ना मुस्लिम लॉ में सूरा और आयत, उसमें भी भ्रांतियां हैं कि कितनी आयतें हैं, 6666 या अन्य, वो भी भ्रांति का आधार है, क्यों है, लेकिन हर बात की चर्चा अभी नहीं करेंगे हम। तो मैं आपको बार बार ये स्पष्ट करना चाह रहा हूं, बार बार ये बता रहा हूं कि जिस चीज को आप कठिन बता रहे हैं ना, चाहे वो दंड प्रक्रिया संहिता हो, सिविल प्रक्रिया संहिता हो, या आपने अभी आईपीसी भी बोला, ये कुछ भी कठिन नहीं। ये कठिन तो हमने बना दिया, हमने आपने मिल के बना दिया है। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले विद्यार्थी आता है तो ये कहता है कि साहब सीपीसी का क्या करें, सीआरपीसी का क्या करें, जैसे आपने कहा। हम चलते हैं थोड़ा देखते हैं। सीआरपीसी ज्यादा लोगों ने भी बोला है तो हम सीआरपीसी की चर्चा, सीपीसी पे तो हमारा एक बहुत अच्छा लेक्चर है, मेरे ख्याल से वो अंग्रेजी में है लेकिन आप समझ सकते हैं, मैं हिंदी में भी वैसा लेक्चर एक रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सर्वसाधारण को ये समझ में आना चाहिए कि सीपीसी तो बहुत सरल है। जैसे एक तो बच्चा का सवाल आता है सीपीसी में सेक्शंस एंड ऑर्डर्स, वो कंफ्यूज्ड रहते हैं, और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है जो मैं आपसे साझा करता हूं आज। हमारे यहाँ एक सीपीसी के विद्वान पढ़ाने आया करते थे, बहुत बड़े विद्वान, बहुत अच्छे शिक्षक भी। आप शायद हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आप उनका नाम भी जानते होंगे, प्रोफेसर टीपी त्रिपाठी। वो गोरखपुर विश्वविद्यालय से आते थे, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में भी पढ़ाए थे, बहुत अच्छी किताब भी लिखी उन्होंने। उन्होंने क्लास ले लिया हमारे यहाँ। उसके बाद एक दिन एक बच्चा आता है और मुझसे कहता है कि सर ने सेक्शन पढ़ा दिया, ऑर्डर्स पढ़ाया ही। देखिए बात बहुत गंभीर है, इसलिए गंभीर है कि बच्चा कितनी भ्रांति में है इसका परिचायक है स्टेटमेंट। बच्चा सुन ही नहीं रहा है कि शिक्षक क्या पढ़ा रहा है, वो क्या कर रहा है हमारी क्लास में। मैं सच्चाई से बताऊं,
मैं सीपीसी का ज्ञानी नहीं था उस वक्त। ये तो धीरे धीरे मुझ पर विभिन्न प्रकार के भार आते गए और मैंने बोझ ढोना शुरू किया। हम लोग अच्छे प्रकार के कुली हैं तो हम बहुत तरह के बोझ ढो लेते हैं और बहुत लंबी यात्रा करते हैं बोझ के साथ। मैं मूलतः सीपीसी नहीं पढ़ाता था, बट बहुत मजा आता है पढ़ाने में, क्योंकि सीपीसी भी उतनी तर्क संगत विषय है। मैंने सर से पूछा, बहुत विद्वान आदमी, बहुत बुजुर्ग, मैं छोटा उनके सामने, और ये वाकया 15 साल पहले का होगा जब मेरी भी उम्र 40 से कम की थी। अब तो 50 से ज्यादा का हूं। बता भी रहा आपको 33 साल से पढ़ा रहा हूं मैं, 19-20 साल का था तब से पढ़ा रहा हूं। अब मैंने सर से जब जाके कहा तो सर थोड़े से नाराज भी हुए, थोड़े से हंसे भी। मैंने उनसे पूछा कि सर क्या हुआ? तो उन्होंने मेरे से सवाल पूछा कि आप सीपीसी पढ़े हो? हमने बोला हाँ सर पढ़े तो हैं, कुछ कुछ पढ़े हैं ऐसे जानते हैं। 2004-5 की बात है। तो सीपीसी का सेक्शन बिना ऑर्डर्स के पढ़ा सकता है कोई? मैंने कहा बात तो सही कर रहे हैं सर, मैंने भी सोचा नहीं था पहले। फिर उन्होंने मुझे समझाया, भाई बिना ऑर्डर्स के तो सीपीसी पढ़ाया ही नहीं जा सकता। कौन बच्चा था जो तुम्हें बता रहा है इस प्रकार की बात? अब मैं बच्चे का नाम कैसे लेता हूं, नाराज हो जाते, बुजुर्ग शिक्षक है। तो मैंने नाम नहीं लिया, बट मैंने सर कोई कह रहा था, अज्ञानी बालक होगा। मैं इस प्रकार की भाषा बोल के उनसे वहां से हल्के से निकल गया। मैं कहा सर को चाय पिलाओ। इसी ऑफिस की घटना होगी शायद। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे प्रश्न भी जो बेतुके हैं वो मेरे सामने आ गया। तो सच्चाई है इस बात में कि सीपीसी का सेक्शन और ऑर्डर्स आप अलग अलग पढ़ ही नहीं पाएंगे। बच्चा कहता है सेक्शन पढ़े तो ऑर्डर भूलते हैं, ऑर्डर पढ़ते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, सीपीसी में आपको एक वाद दाखिल करना है। जैसे ही आप वाद दाखिल करने जाओगे ना, तो पता है सबसे पहला सवाल क्या आएगा? बोलो, किसको वाद दाखिल करना है? आपको? अरे बोलो यस सर, आपको करना वाद दाखिल? हाँ मुझे। तो पार्टीज, तो ऑर्डर 1 में पार्टी लिखा है। ऑर्डर 1 में क्या लिखा है? अब पार्टी क्या लिखेगा? तो फ्रेम करेगा सूट, लिखेगा सूट, ऑर्डर 2 में लिखा है। तीसरे में क्या करेगा? वकील के पास पहुंचेगा, 3rd में लिखा है प्लीडर्स। आप करो में रटना पड़ता है। फिर क्या करेगा? तो कोर्ट में लेके जाएगा, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट 4th में लिखा है। और जैसे ही सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है, दूसरी पार्टी को बुलाएगा, 5वें में इशू ऑफ प्रोसेस समन्स लिखा है। कुछ रटने की जरूरत ही नहीं। क्यों रट रहे हो आप? किसने कहा रटने के लिए? आपके विश्वविद्यालय ने, आपके महाविद्यालय ने, आपके शिक्षक ने, तो आप उनसे सवाल पूछना। हमें तो रटना ही नहीं होता। अच्छा, जब समन्स जारी हो जाएगा सर, तो वो क्या करेगा? तो एक रिटर्न स्टेटमेंट लेके आएगा। तो जो रिटर्न स्टेटमेंट लेके आएगा उसको लिखने का तरीका क्या होगा? तो उसके लिए उसको प्लीडिंग्स के रूल समझने होंगे। अच्छा, प्लेंट में भी तो सर ये लागू होगा? आपने पूछा, हमने बोला हाँ लागू होगा। तो देखिए 6 में प्लीडिंग्स के रूल, 7 में प्लेंट, 8 में रिटर्न स्टेटमेंट। इसके बाद क्या होगा सर? इसके बाद दोनों पार्टी को कहेंगे कि भैया तुम लोग अपना अपना पिटारा लेकर मेरे पास आओ। अब बात को ध्यान से देखिए, समझिए। आप कह रहे हैं हमें रटना पड़ता है, हमें तो ध्यान लगाना पड़ेगा, हमें तो इसके लिए विलक्षण प्रतिभाशाली बनना पड़ेगा कि हम सारे सेक्शन से याद कर जाएं। ये तो कुछ होता होगा, आसमान से कोई आता होगा जिसको सारा चीज याद हो जाता होगा और ओपीटी पास कर जाता है, मेंस पास कर जाता है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप भी उतने ही विलक्षण प्रतिभाशाली हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है ये बात, आपको बताने वाला कोई मिला ही नहीं था। हम बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे कोई बताने वाला मिला ही नहीं आज तक। आप मिले तो बताए कि हाँ हाँ इंटेलिजेंट है, मुझे पता चला, अब मैं इंटेलिजेंट हो गया, मुझे कह दिया गया मैं इंटेलिजेंट हो गया हूं आज से। अच्छा सर, हमने उनको बुला लिया, नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? उसका भी तरीका है। 9 में लिखा ना, ऑर्डर 9 में अपियर नॉन अपियर, नहीं आएगा तो उसके खिलाफ निर्णय लिख देंगे। आप जब ऑर्डर 9 रूल 13 बोलते रहते हैं, क्या है ये? आप कह रहे हैं हमको तो सब कुछ रटना पड़ता है। मैं तो जीवन में, मुझे यदि कोई, पता नहीं बच्चों को विश्वास नहीं होता, मैंने तो आज तक जीवन में कोई चीज याद ही नहीं किया। मैं कोई चीज मेरे पास लिखा हुआ नहीं। तो आपके प्रश्न हैं जो मैंने अभी क्लास के पहले ऐसे ही लिख लिया, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ बोल के निकल जाऊं जो आपके काम का ना हो। तो मैंने कहा कुछ प्रश्न लिख लेता हूं। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें,
मैं एक सवाल लिखा जो बच्चे पूछते रहते हैं मुझसे, सामग्री इंपॉर्टेंट है, तरीका इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति महत्वपूर्ण या विचार महत्वपूर्ण, नाम जरूरी कि काम जरूरी। तो मैंने अपने मन से लिखा जो बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं, आए बगाए। राम ने कहा साहब सीपीसी बड़ा डिफिकल्ट, मैं सीआरपीसी पे चर्चा करना चाह रहा था बट मैं पहुंच गया सीपीसी में। देखिए तर्क एक ही है। अब आप पूछोगे, जैसे कई बच्चे आते हैं पूछते हैं अच्छा सीपीसी कौन सा लॉ है? प्रोसीजरल, प्रक्रियात्मक विधि। और सीआरपीसी कौन सा लॉ है? प्रक्रियात्मक विधि। अब मैं आपसे पूछूं कि देखो सीपीसी में प्लेंट दाखिल होता है, जानते ही होंगे आप, वाद जिसको कहते हैं। प्लेंटिफ होता है वादी कहते हैं, डिफेंडेंट होता है प्रतिवादी कहते हैं। आपको सब पता है, मुझे हो ना हो मैं हिंदी के शब्दों का इतना बहुत ज्ञाता नहीं, बट आपको तो पता होगा। रिटन स्टेटमेंट, लिखित कथन, चलिए सब ठीक है, आपने सब पढ़ा हुआ है, सब जानते हैं आप। आपको सीपीसी की प्रक्रिया समझ में आ रही हो क्या है ये? अब मैं आपसे सीआरपीसी में पूछूं क्या ये प्लेंट की तरह यहां भी कुछ होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है ना, कंप्लेंट। क्रिमिनल प्लेंट इज कंप्लेंट। अरे सर सही कह रहे हो, तो लग भी रहा है वैसे, कंप्लेंट क्रिमिनल प्लेंट। अच्छा अच्छा, वहां तो प्लेंट कोर्ट में जाता है सर, यहां कंप्लेंट कहां है? तो यहां भी मजिस्ट्रेट के पास जाता है। अब आप उसको बैठ कर रट रहे हो। जरा बात को ध्यान से सुनिएगा, भी तर्क की बात है। मेरे को भी बड़े ज्ञानी विद्यार्थी मिलते हैं, बोला सर तुलना तो आपने कर दिया, बट प्लेंट तो रिटर्न होता है, कंप्लेंट ओरल भी हो सकता है। हमने कहा हाँ हाँ, ये मैं तुमको बता रहा हूं, कंप्लेंट ओरल भी हो सकता है। फिर पूछा ऐसा क्यों? तो मैंने उसको भी उत्तर दिया, कंप्लेंट इज बेसिकली एन एलिगेशन अगेंस्ट समबडी, आइदर ओरल और रिटन, मेड टू मैजिस्ट्रेट। कंप्लेंट क्या है? परिवाद क्या है सीआरपीसी में? ये मौखिक या लिखित आक्षेप हो सकता है किसी के खिलाफ जो आप मैजिस्ट्रेट को देते हैं। आपने पढ़ा भी होगा ये सेक्शन 2 में, ABCD नहीं पढ़ा है? कंप्लेंट कहां लिखा है? सेक्शन 2 के किस खंड में लिखा है? डी में, याद है आपको? पक्का है आप? मुझे तो सी लग रहा है यार, सी में चार्ज है। पक्का है आप? कॉग्निजेबल कहां है? ए में कॉग्निजेबल? देखिए नहीं सर, देखिए अब यही तो मैं यही मैं बताना चाह रहा हूं आपको। ये भ्रांति आपको होगी नहीं, बताओ कैसे? मुझे नहीं होगी, मैंने तो इनको जस्ट वो किया था, चेक कर रहा था, ये सही कह रहे हैं, बट ये रटना नहीं है। जिसको आप कह रहे हो ना मैं रट जाऊंगा, उसको मैं समझ लूंगा। मुझे 26 शब्द सीआरपीसी के सेक्शन 2 के ध्यान रहेंगे, क्योंकि मैं रटता ही नहीं हूं। रटोगे तो भूलोगे। आप कहोगे ये कैसे हो, ये चमत्कार कैसे होगा? इसका मतलब जरूर आप धीरेन्द्र शास्त्री के मित्र हैं। नहीं नहीं, हम धीरेन्द्र शास्त्री के मित्र नहीं हैं, मैं तो साधारण सा शिक्षक हूं, बट मुझे याद सब कुछ होगा। ये कैसे हो सकता है सर? एक बार ना ये प्रश्न उठा था न्यायालय के समक्ष। एक बहुत बड़े स्वामी थे, वो कहते थे मुझ में दैवीय शक्ति है, और वो महिलाओं के साथ खास करके अत्याचार करते थे, और महिलाओं को संदेश देते थे कि मैं तो भगवान हूं और तुम मेरे साथ आ गए हो तो भगवान के साथ आ गए। सोचिए कितने बड़े स्वामी थे। एंड ही वाज कन्विक्टेड फाइनली बाय द कोर्ट्स। साउथ के थे, प्रेमानंद नाम है उनका। मैं कहीं पे पढ़ रहा था किसी पुस्तक में, उसमें बड़ी अच्छी घटना, बड़ी अच्छी कहानी उसके बारे में। तो वो दैवीय शक्तियां दिखाता था, अपने मुंह से कभी भभूत निकाल दे, कभी शिवलिंग निकाल दे, कभी कुछ ऐसी बातें करता था। तो लोगों को लगता था ये तो जादू है। जैसे मैं आपको कहूं कि ये 26 शब्द सीआरपीसी का आपको अभी याद हो जाएंगे, तो आपको तो जादू हो जाएगा। लेकिन जादू नहीं है, ये तर्क है, जादू नहीं है। 2A में ए के बाद अल्फाबेट में क्या आता है? बी, बेलेबल ऑफेंस लिखा है। और 2B में, तो बी में सी, तो सी से तो चार्ज भी होता है, कॉग्निजेबल भी होता है, कंप्लेंट भी होता है। पहले कौन सा आएगा? तो जो डिक्शनरी ऑर्डर में सबसे पहले आएगा। अब आप बताओ डिक्शनरी ऑर्डर में चार्ज पहले आएगा, CH या कॉग्निजेबल COG या कंप्लेंट, कौन सा पहले कौन सा बाद में आएगा? बताओ सबसे पहले क्या आएगा? CH आएगा डिक्शनरी में पहले, या CO पहले आएगा? H पहले आता है अल्फाबेट में, O पहले आता है, सबको पता है। अब मैं कहूं कि COG पहले होगा या COM पहले होगा, G पहले आता है या M पहले आता है?
मैं गलत हो ही नहीं सकता, तर्क है, मैं तर्क से काम कर रहा हूं। आप जिसको कठिन बता रहे हो ना सीआरपीसी को, तो तर्क पे आधारित विषय है। जिस दिन से पढ़ना शुरू करोगे तुमको लगेगा ये तो आश्चर्यजनक घटना हो गई, सीआरपीसी तुम्हारी मुट्ठी में, सीपीसी हमारी जेब में, और कॉन्ट्रैक्ट तो चलते फिरते बोल देंगे। जाके घर पे देख लेना, सेक्शन 25 में 2+5 7 बातें लिखी है, लिखी है। ये कोई जादू नहीं है, 7 बातें लिखी है। कहोगे 7 बातें कहां हैं सर, आप गलत बोल रहे हैं। जाके घर पे देखोगे तब पता चलेगा कि 7 बातें हैं उसमें, हैं हैं हैं। जाके देखना घर पे, तुम्हें दिख जाएगा। तो तुम्हें जो अभी लग रहा है ना कि ये तो ऐसा है वैसा है, वो कुछ नहीं है ऐसा। जिसको आप कठिन बता रहे, अरे सर ये तो समझ गया, 2 वाला आपने याद कर लिया, और बाकी का क्या होगा। अच्छा सर एक ही, चलो एक चीज और बता दो। बड़ा सवाल आता है, आपको पता है किस मैजिस्ट्रेट को और किस जज को कितना पावर होता है, पता है आपको? सब पता ही होगा आपको। तो किस मैजिस्ट्रेट को कितना पावर है पता होगा ना? अरे यस नो? सिविल प्रक्रिया संहिता कठिन लगती, कुछ भी कठिन नहीं है दोस्त। यदि कठिन है तो मुझसे बातें करो। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सरल है। कॉन्स्टिट्यूशन में मैं एक छोटी सी किताब लिख रहा हूं अभी, अंग्रेजी में लिखा, उसी का हिंदी रूपांतरण। मैं बताऊंगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन कितना सरल है, बहुत सरल है। बट सब जगह बात वही है, आधार वही है, तर्क, बुद्धि और प्रयोग। मैंने 3 शब्द बोला, तर्क, बुद्धि और प्रयोग। प्रयोग करना पड़ेगा आपको, प्रयोग नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। और इसके लिए ना ध्यान लगाना है, एकाग्रता चाहिए। इसीलिए देखो, मैं क्लास में आया तो मैंने सबसे पहले अपना फोन, इतना महंगा फोन इसलिए तो नहीं खरीदा होगा, हाईएस्ट वर्जन है ये, सबसे महंगा, फिर भी बंद कर दिया इसको। ये मेरे जीवन में इंपॉर्टेंट है तो साधन मात्र है। मेरे जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है कि मेरा विद्यार्थी बातों को समझे जो हम समझाना चाह रहे हैं, और हम उसको अच्छे से समझाएं। तो उसके लिए मुझे भी एकाग्रता चाहिए। मैं फोन देखूंगा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मेरी एकाग्रता भंग हो जाएगी। भले आप क्लास में फोन ऑन रख सकते हो, आप बार बार निकाल के देखना, आपकी भी एकाग्रता भंग होगी, होनी है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। आप यदि देखो छलावे में रहना चाहते हो बात अलग है, होगी होगी। इसलिए मैं इसको बंद कर देता हूं। मेरा भी घर है, परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है, सब है। एक ने कहा इमरजेंसी आ जाएगी तो मैंने कहा भगवान कृष्ण को सुन लो, तुम तो कुछ नहीं हो। तुमको जो भ्रम है कि तुम ही सब इमरजेंसी रोक दोगे, ये बात बिल्कुल निराधार है। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारा भ्रम कह रहा है। जो कर रहे हो अभी बस वही करो। पढ़ते तो किताब में बहुत वर्क इज वर्शिप, लेकिन उसको ले नहीं रहे हो वर्शिप के तौर पे। आज यदि सच्चाई से देखो तो हम भारत देश में कितने लोग ईमानदार हैं जो कहते हैं वर्क इज वर्शिप। पढ़ाने जा रहे हो बट पढ़ा रहे हो, तुम तो पैसे के लिए पढ़ा रहे हो। 6 घंटा हो गया, मेरी तनख्वाह तो नहीं कटेगी? नहीं, चलता हूं, ठीक है। विद्यार्थी पढ़े ना पढ़े, शिक्षक को मतलब नहीं। यही पढ़ाने का मतलब होता है। आप पुलिस वाले हैं तो आप अन्वेषण ढंग से करिए, जज है तो निर्णय ढंग से दीजिए, जल्दी दीजिए। नहीं मैं तो छुट्टी में जा रहा हूं, मेरे समक्ष कोई भी हो, मैं ग्रीष्म अवकाश के बाद ही निर्णय लिखूंगा। गुजरात हाईकोर्ट का वो जज, क्या कर रहे हो? सही है, ये गलत है। आप वर्क इज वर्शिप नहीं कर रहे हो। आप भले ही इतने बड़े अधिकारी हो, लेकिन ये उचित नहीं है। देखिए, यदि आपको सीखना है ना तो आमूल चूल परिवर्तन स्वयं में सबसे पहले लाना है। मैं तो बाद में लाऊंगा, आप पहले लाएंगे। जैसे मैंने अपने आप में लाया। मेरे भी क्वेश्चन आता है ना, मेरे पास बच्चा आ जाता है सवाल पूछने, साहब लिमिटेशन का आर्टिकल याद करा दो आज। कैसे करा दे यार? तो मैं भी तरीके ढूंढता हूं, तकनीक जांच करता हूं। अच्छा कैसे कराएं, क्या करें? आपको क्या लग रहा है, मैं जब सीपीसी पढ़ाने गया तो मेरे पास चैलेंज नहीं था। एक विद्वान शिक्षक मेरे यहां पढ़ा रहे थे ऑलरेडी, मैं एक साधारण सा व्यक्ति आ गया पढ़ाने। ये पढ़ाने की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है हमारी। जब मैंने ये संस्था खोली वर्ष 2001 में, तो मैंने अपने शिक्षकों से निवेदन किया कि वो मेरे यहां पढ़ाएंगे। दे ऑल एग्रीड बिकॉज़ आई वाज
हम्बल डिसाइपल। हालांकि लॉ में कम ही पढ़ पाता था, मैं गणित और संस्कृत का मूलतः छात्र रहा हूँ आईएएस में, और मैं आईएएस की परीक्षा दिया, असफल हुआ, इसलिए शिक्षक बन गया। बट मैं लॉ बाद में पढ़ना शुरू किया। तो मैं हालांकि ट्यूशन पढ़ाने के कारण नहीं पढ़ पाता था अच्छे से, बट फिर भी शिक्षकों से मेरा सानिध्य रहा है, प्रेम रहा है, संस्कार हुए, तो वो लोग तैयार हो गए। हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के डीन, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीआईसी और 2-3 अच्छे टीचर, उन्होंने कहा हाँ ठीक है हम लोग पढ़ाएंगे। अच्छा, मैं तो मैनेजर था इस इंस्टीट्यूट में, बट पहले ही साल में जब संविधान पढ़ाने की बारी आई तो हमारे प्रोफेसर महेंद्र प्रताप सिंह थे, आप उनकी किताब भी पढ़ते होंगे, बीएन शुक्ला वही एडिट करते हैं, उनका हम पढ़ा देंगे चलो तुम्हारे यहाँ। वो चले गए जर्मनी, उनको हाइडलबर्ग का कुछ मिल गया प्रोजेक्ट 27 लाख रुपए का उस वक्त 2001 में, जर्मनी चले गए। अब मैंने तो कोचिंग खोली है, बच्चे हमारे सर पे सवार हैं, कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाओ नहीं तो पैसे वापस लाओ। मैंने भी कहा नहीं कुछ तो करना होगा, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। और जब चैलेंज आप ले लेते हैं ना, और यदि आप वॉरियर हैं तो चैलेंज आप जीत जाते हैं। और मैंने पहले ही बैच में संविधान ऐसे पढ़ाया, हमारे प्रोफेसर इंचार्ज ने मुझे बुला करके पूछा वर्ष 2001 में, क्लास में क्या पढ़ाते हो तुम, बच्चे यहां भी चर्चा कर रहे हैं, कुछ अजीब सा पढ़ाया जा रहा है। मैंने अजीब सा मतलब गलत मत समझ लीजिएगा, मतलब बोला कि मजा आ रहा है पढ़ने में। वो भी एलएलएम के छात्र थे। तो मैंने पूरी तन्मयता से, ताकत से, पूरी ऊर्जा से, उमंग से, जितना मेरी शक्ति थी उस वक्त, मैं वो पूरे उत्साह से पढ़ाया। आप समझ रहे हैं बात को? 31 साल का नवयुवक अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहा है उसमें, पूरी ताकत झोंक रहा है, पूरा अपना दिमाग लगा रहा है कि मुझे आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। यदि आप ये सोच लोगे कि मुझे अपने आप को साबित करना है, आप कर दोगे। कुछ नहीं ऐसा, कुछ भी नहीं ऐसा। आज भी मुझे संविधान की बहुत सारी बातें ऐसे ही याद होगी, क्योंकि इतनी बार मैंने पढ़ा लिया, इतना पढ़ाया पढ़ा। कभी आपको मौका लगे तो यूट्यूब पे मेरा एक आध लेक्चर होगा संविधान का, देखने का प्रयास करिएगा। एक तो मैंने इमरजेंसी पे डाला है जब मैं कोरोना काल में पढ़ा रहा था, आपको समय मिलता है तो जरूर देखिएगा। तो मैंने कहा सीआरपीसी जब आप पढ़ने जाओगे तो देखो, सीआरपीसी की मूल आत्मा है एफआईआर से शुरू होती है और ट्रायल में समाप्त होती है। यानी मूल सीआरपीसी 154 से 265 में यदि आपको ये ध्यान हो गया तो सीआरपीसी आपने पढ़ लिया। तो सीआरपीसी का मेन सिलेबस तो यही है। अब इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट आएगा, इसी में सर्च एंड सीजर आएगा, इसी में समन्स एंड वारंट भी आएगा, चैप्टर 6। तो कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, एफर्टलेस है। अरेस्ट चैप्टर 5 41 to 60 है, किसको नहीं पता है। अब आपको अगर 41 में कितनी बातें तो वो भी याद हो जाएगा। सबका तरीका है। जैसे यू मस्ट हैव हर्ड, आप लाइब्रेरी जाते हो ना, लाइब्रेरी जाते हो नहीं जाते हो, लाइब्रेरी में लाखों लाख किताब होती है नहीं होती है, किताब को ढूंढ पाते हो नहीं पाते हो। तो मैं वही टेक्नोलॉजी लगा दूंगा और सीआरपीसी के हम सब सेक्शन को भी पकड़ लाएंगे। ये कहां लिखा है? तो यहां लिखा है। सर याद हो जाएगा? याद नहीं, यहां इंस्क्राइब हो जाएगा ये। बट वो तकनीक समझने में आपको समय लग जाएगा। ये जरूर देख लीजिएगा कि आपको समय है कि नहीं, क्योंकि ज्ञान बड़ी मुश्किल से आता है। ज्ञान प्राप्त करना तो बहुत सरल है, बट आपको उसके लिए लगना पड़ेगा। आज सोचे कि हाँ मजा आ रहा है पढ़ के, कल नहीं आएंगे, परसों आ जाएंगे, तो दैट कैन नॉट बी डन। इट रिक्वायर्स नाउ सस्टेन्ड एफर्ट, लगे रहना है। अब मैंने कहा, अब देखो मैंने एक लॉ पाठशाला में अभी वो भी चलाया है, आप देखिएगा, जरूर देखिएगा। सीआरपीसी की कहानी इसीलिए किया है कि सर्वसाधारण भी समझे, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता से उनका बड़ा सरोकार रहता है। हर व्यक्ति अपराध से पीड़ित होता है या कहीं ना कहीं अपराध से संबंधित होता है। कोई घर परिवार में फॉल्स केस हो गया तो वो हो गया, तो कोई आप ही के साथ गलत हो गया तो व्हाट विल यू डू, आपको जानकारी भी होनी चाहिए। इसीलिए लॉ पाठशाला में मैंने वो सीआरपीसी की कहानी का एक सीरीज शुरू किया, जिसमें मैं बहुत सरल भाषा में बताता हूँ। सेक्शंस का प्रयोग कम करता हूँ जानबूझ के, लेकिन आप लोगों को तो पढ़ना पड़ेगा सेक्शन पूरा। अब जैसे ही अपराध होगा मैं आपसे सवाल पूछूंगा, देखो आप कह रहे हो ना मैं याद नहीं होता, हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है। आप तर्क से पढ़ नहीं रहे हो तो याद कैसे होगा? मैं आपसे पूछूंगा, चाहिए बताओ जैसे ही अपराध होगा क्या करोगे? तुम तुरंत कहोगे हम पुलिस के पास जाएंगे। अच्छा, पुलिस के पास जाओगे तो किस धारा में जाओगे, क्या करोगे? तुम लॉ के स्टूडेंट हो इसलिए धारा का इंपॉर्टेंस है तुम्हारे दिमाग में तुरंत आएगा। 154 में एफआईआर होता है, सब जानते होंगे, सबको पता होगा। तुम बोलोगे 154 में जाएंगे, बड़ा अच्छा। अच्छा मान लो 154 में जाओगे तो पुलिस वाले को क्या बताओगे? 154 में क्या होता है? तुमसे सवाल पूछा, तुमने कहा साहब 154 में एफआईआर होता है, बट वो कॉग्निजेबल केस में होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में होता है। नॉन कॉग्निजेबल में क्या होता है?
अगली धारा 155। देखो हम कुछ याद नहीं कर रहे हैं। अच्छा कॉग्निजेबल ऑफेंस भी हो जाए और नॉन कॉग्निजेबल भी हो जाए तो क्या करोगे? फिर 154 में ही जाएंगे। ये कैसे? 154 तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में होता है, नॉन कॉग्निजेबल में कैसे पहुंचेंगे? तो फिर मैं आपको विधि के शिक्षक होने के नाते तर्क से और गहराई से बताऊंगा। अभी तक आपकी आंखें देख पाई या नहीं देख पाई मैं नहीं जानता। चलिए मैं ये प्रश्न ही पूछ लेता हूं आपसे, यदि संज्ञेय गैर संज्ञेय दोनों अपराध हो जाए तो क्या उसके लिए तुम 154 में जाओगे संज्ञेय के लिए और 155 में जाओगे गैर संज्ञेय के लिए? बताओ हाँ या ना। नहीं, बिल्कुल सही। तो कहां जाएंगे आप? संज्ञेय अपराध में जाएंगे, बहुत अच्छा। लेकिन ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस लिखा है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस लिखा है, तो कैसे आप कॉग्निजेबल में नॉन कॉग्निजेबल को ले आएंगे 154 में? कैसे ले आएंगे? देखिए आपको जानकारी है लेकिन लिंक मिसिंग है सर। अब मैं आपके लिंक को फिल कर देता हूं और यही काम है एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट का। कैसे? मैं आपको तुरंत कहूंगा कि आपके पास यदि सीआरपीसी का वो बेयर एक्ट है तो निकाल के देख लीजिए। 154 के हेड नोट में मार्जिनल नोट में लिखा है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस, ऑफेंस नहीं लिखा है। अंदर में ऑफेंस लिखा है, ऊपर में केस लिखा है। अच्छा सर ये भी समझ गया, तो कॉग्निजेबल केस लिखने से क्या हो गया? अब मैं आपको 155(4) में ले जाऊंगा और फिर से मित्र आपको बताऊंगा कि 155(4) में लिखा है कि यदि संज्ञेय अपराध हो, गैर संज्ञेय अपराध हो तो उसको संज्ञेय केस कहते हैं। अब 154 में हम आ गए। ये लिंक मिसिंग था और मैं आपको सच्चाई से बताऊं इसको अन्यथा नहीं लेना है। लॉ के 99.9% बच्चे इस मिसिंग लिंक की समस्या से पीड़ित हैं। वो जानते तो हैं, रट लिया, पढ़ लिया, पढ़ रहे हैं वर्षों से, उनको ज्ञान है, इसमें शक नहीं, उनको ज्ञान है, वो ज्ञानी हैं। मैं जानता हूं प्रयागराज में, पटना में, बनारस में, लखनऊ में, गोरखपुर में या गाजियाबाद में या नोएडा में कितने हिंदी के छात्र होंगे, या राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर तक। मैं तो कभी कभी लेक्चर भी देने गया हूं बीकानेर, या उत्तराखंड के देहरादून को कह लें आप, या आपके यूपी में बहुत सारे जगह हैं, बिहार में बहुत सारे जगह हैं, झारखंड है, नो बहुत सारे राज्य हैं जहां हिंदी भाषा में बच्चे पढ़ते हैं। ये हिंदी भाषा के बच्चों की समस्या नहीं है, ये अंग्रेजी भाषा में भी उतनी ही है। थोड़ा बड़ा अंतर हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। मिसिंग लिंक वहां भी है। वो ज्ञान तो रखते हैं क्योंकि उन्होंने किताब पढ़ रखी है, केस पढ़ रखा है, ज्ञानी तो हो गए हैं लेकिन समझदार नहीं है। ज्ञान और समझ में थोड़ा सा अंतर है। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, दीज आर टू डिफरेंट थिंग। जो मेरी समझ कहती है, मैं कोई अंग्रेजी का शब्द नहीं समझा रहा, बट मेरी समझ में अंडरस्टैंडिंग अलग है। तो वी आर हियर फॉर अंडरस्टैंडिंग, नॉट फॉर नॉलेज। नॉलेज के लिए बहुत सारे हैं, हजारों इंस्टीट्यूट होंगे इस भारत में, सब नॉलेज दे रहे हैं, खूब मटेरियल बांट रहे हैं, ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, 1 लाइनर, 10 लाइनर, क्या क्या आता रहता है। किताबें भी आती रहती, कौन सा चक्र, कौन सा मंथन, कौन सा क्या, अरे बड़े सारे किताब है, बड़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं, आती है ना, किताबें बड़ी अच्छी अच्छी आती है, लेकिन वो लिंक कहां से लाओगे? और ये मेन चीज था जो आप समझ ही नहीं रहे हो, जो कोई नहीं समझ रहा है। नहीं समझेंगे तो आपको लॉ हमेशा नीरस विषय लगेगा। जिस दिन से आप समझने लगे आपको लगेगा ओहो यार तो कुछ था ही नहीं। अब हमने आपसे कहा 154 में कितनी उपधाराएं, आपने कहा 3। 155 में कितनी? 4। हम रिदम में चल रहे हैं। 156 में कितनी? बोलो बोलो। 3 3 4 3। 156 3 में तो हम ऑर्डर ही देते हैं, आपको पता होगा, वही लास्ट धारा 156 का, इसलिए याद रह जाता है। तो कोई ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको हर चीज ध्यान रखना है। अपने आप ऑटोमेटिक, स्वचालित वो आपकी समझ बनती रहेगी, वो एक रिदम सा बन जाएगा। तो आपने कहा साहब अपराध होगा तो संज्ञेय होगा तो 154 में जाएंगे, गैर संज्ञेय होगा तो 155 में जाएंगे। अब मैंने आपसे सवाल पूछा, कहते चलो एसएचओ के पास जाओगे, रिपोर्ट लिखाना नहीं लिखेगा तो क्या करोगे? तुम अपने आप ऑटोमेटिकली कहोगे हम वरिष्ठ अधिकारी के पास जाएंगे। किसके पास जाओगे? तो पुलिस कप्तान के पास जाएंगे, जिसको आप कहते हैं लॉ की भाषा में डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ। अच्छा वो भी नहीं लिखेगा तो कहां जाओगे? बोलो ना। मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। अच्छा मान लो मजिस्ट्रेट थोड़ा सा गड़बड़ निकल गया, पुलिस से उसकी मिली भगत, ना पुलिस लिख रही ना मजिस्ट्रेट लिख रहा, अब क्या करोगे? हाई कोर्ट जाएंगे। देखो लॉ तर्क से चलता है, इसको रटना नहीं, इसको कहानी के रूप में समझना। अच्छा पुलिस वाले के पास हम नहीं जाना चाहते, मेरा विश्वास नहीं पुलिस पे, हमारे साथ अपराध हो गया, हम जानना चाहते हैं किसी और जगह। क्या करें? क्या करें? क्या करें?
परिवाद के लिए मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, सेक्शन 200। तो देखिए, इसको रटना नहीं है, इसको समझना होगा। हमने कहानी शुरू की कि जब भी ऑफेंस होगा, NO, नो, N में ऑफेंस है, हमें याद नहीं करना। ऑफेंस कैसे? तो कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। मैं बार बार हर बच्चे को बताता हूं, कॉग्निजेबल होगा तो कहां जाओगे? 154। नॉन कॉग्निजेबल कहां होगा? 155। सुनवाई पुलिस नहीं करेगा, दोनों में तुम पुलिस के पास गए तो कहां जाओगे? तुमने कहा मैजिस्ट्रेट। ये किस धारा में जाओगे? 156। तो चल रहा अपने आप प्रवाह में। अच्छा, या तो तुम खुद इन्वेस्टिगेशन करो या मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे दे। इन्वेस्टिगेशन होगा कैसे? 157 में। देखो, ये तो प्रवाह में चल रहा है। आप करो, हम रट रहे हैं बैठ के। क्यों? क्यों? आपने किसी आदमी को देखा जिसका सर नीचे हो, पैर ऊपर हो? देखा? नहीं देखा। हर का सर ऊपर, पैर नीचे, हाथ यहां। देखा? हाथ नीचे, पैर ऊपर। तो ये स्केलेटन है, बॉडी है, इसमें एक संरचना है विशेष प्रकार की। उसको समझोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, हाथ तो यहीं होगा, पैर तो वहीं होगा। खुद ब खुद समझ में आएगा, ये तो ऐसे ही होना है। अच्छा सर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा तो कहां जाएंगे? तब मजिस्ट्रेट के पास जाओगे। अब लगे जुरिस्डिक्शन खोजने के, मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन क्या है पहले तो ये बताओ। तो चैप्टर 12 में इन्वेस्टिगेशन कराया, 13 में जुरिस्डिक्शन लिख दिया। अच्छा, जुरिस्डिक्शन पता चल गया तो किस मजिस्ट्रेट के पास जाओगे? 190 यानी 14 चैप्टर में वो लिख दिया। तो ये रट क्यों रहे हो आप बैठ के? ये आप रट रहे हो तो समझने की चीज थी, आप रट रहे हो। अरे भाई, रेस्तरां में जाओगे तो पहले मेनू कार्ड आएगा तभी तो ऑर्डर होगा, ऑर्डर होगा तभी सामान आएगा, सामान आएगा तभी तो पैसे दोगे। तो तर्क है। अब तुम लगे कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 2 याद करने, ए में क्या है, बी में क्या। अरे ए में ऑफर होगा तभी बी में एक्सेप्टेंस होगा, तभी सी में प्रॉमिस बनेगा। देखो आप ना, दिस इज फंडामेंटल फ्लॉ इन आवर मेथड ऑफ लर्निंग। हमने लर्निंग को इतना बोझिल बना दिया। बच्चे को बचपन से सिखा रहे, बेटा रट लो, इसको भी रट लो, उसको भी रट लो। क्यों रट लो भाई? यदि हमारे भारत के सभी शिक्षक बच्चों को तर्क से पढ़ाने लगे और उनको तथ्य का बोझ न दें, कितना मजा आएगा। हो क्या रहा है पता है आपको? आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ लॉ टीचर्स, इवन अदर टीचर्स। आई एम नॉट श्योर वेदर दे आर अप्लाइंग देयर माइंड एंड लॉजिक इन देयर टीचिंग मेथडोलॉजी। कोई भी विषय ऐसा नहीं बन सकता जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के परे हो। हम तो उसको चुटकियों में पढ़ेंगे क्योंकि मुझे तर्क आता है। तर्क नहीं आएगा तो ऐसे ही पढ़ते रहोगे जैसे पढ़ रहे हो। 25 साल भी पढ़ेंगे तो भी कुछ होने का है नहीं। हम कह रहे तर्क से पढ़ो ना। अच्छा, कुछ समझ में आया जो मैंने बोला? कुछ समझ में आ रहा है? चलिए, आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो अभी हम संवाद करेंगे आपसे आगे। एक हिंदी का विद्यार्थी मेरे से एक सवाल पूछा। हिंदी के विद्यार्थियों की विशेष समस्या भाषा को लेकर, सामग्री को लेकर, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अद्यतन निर्णय को लेकर जो रहता है, इसको सर आप कैसे दूर करेंगे? मैंने उससे पूछा, तुम हमको इंसान समझ रहे हो या भगवान? पहले तो ये बता दो। सब चीज हम ही कर देंगे, तुम क्या करोगे दोस्त? फिर बोला, नहीं सर, हम आपके पास आए हैं, बड़ा नाम सुना था आपका, तो मुझे लगा आप जादूगर होंगे, कुछ बता देंगे इस पे भी। मैं कहा ठीक, यदि तुम्हारी ऐसी आस्था है तो मैं इस आस्था को विखंडित नहीं करना चाहता, बताते हैं तुमको। सवाल क्या था? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का निर्णय जो अंग्रेजी में आता है, उसको आप हिंदी। भाई तो मुझे अंग्रेजी भी आती है, हिंदी भी आती है। हमारे साथ एक विशेष समस्या है, मैं द्विभाषी व्यक्ति हूं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, टॉक इंग्लिश, वॉक इंग्लिश, आई कैन डू एवरीथिंग इन इंग्लिश। और हिंदी में भी मौका मिलेगा तो बोल सकता हूं, बतिया सकता हूं, समझा सकता हूं। गलत तो नहीं बोला मैडम? आप खुश नहीं लग रही हैं। खुश रहना है। तो मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो भी निर्णय देगा, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेम सेक्स मैरिज के बारे में, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ कह रहे थे कि ये उनका फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ चॉइस उनका फंडामेंटल, ये कहना चाहते। तो फ्रीडम ऑफ चॉइस फंडामेंटल राइट है तो मैं इसको हिंदी में बोल सकता हूं। भाई स्वतंत्रता तो हर प्रकार की होती है, और स्वतंत्रता हमने अनुच्छेद 19 में पढ़ा भी है, 21 में पढ़ा भी है ना, हमारा मौलिक अधिकार है। तो हम किसको जीवन साथी बनाएंगे या किसके साथ रहेंगे, ये मेरा मौलिक अधिकार नहीं है क्या? तो उसको अंग्रेजी में होने से नहीं होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं दोनों भाषा में, और जो भी शिक्षक यहाँ पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको भी हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान अच्छा है, तो दे विल बी एबल टू डू इट, सो यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट। और तुम सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पढ़ के जज बनोगे ऐसा तो है नहीं, बट हाँ जानना जरूरी है, अदरवाइज तुम कैसे लॉ को सीखोगे? सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे बहस आते रहते हैं। अभी एक बहस आ गया
कि धारा 167 में ये जो लिखा है 15 दिन और 45 दिन और 15 दिन और 75 दिन, तो 15 दिन का पुलिस रिमांड होता है और 15 दिन के पुलिस रिमांड में पहले ही 15 दिन में होगा, जो अभियुक्त है वो हॉस्पिटल में ही बैठा हुआ है, बड़ा चालाक है। अब क्या करोगे पुलिस रिमांड का? तो कोर्ट ने कह दिया कि देखिए इस लॉ को रिविजिट करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने इस बात पे प्रश्न उठा दिया है, ये उचित लॉ नहीं लग रहा है, इसलिए इसको फिर से रिविजिट करना होगा कि भाई ये 15 दिन का जो रिमांड है फर्स्ट 15 डेज में, हाउ लॉजिकल इट इज, इट कैन बी एनी टाइम, व्हाई इन फर्स्ट 15 डेज, इट कैन बी नाउ इवन मिडिल 15 डेज। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उनका कहने पहला 15 दिन जो कह दिया उसमें अभियुक्त इसका फायदा ले रहा है, गलत। हम उसका पुलिस कस्टोडियल इंट्रोगेशन नहीं हो पा रहा है, जुडिशियल कस्टडी में ही अब होगा वो, अब पुलिस रिमांड मिलेगा नहीं 15 दिन के बाद, ये तो लॉ है 167 में। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पढ़ेंगे तभी आपको ये सब बातें स्पष्ट हो पाएगी। तो ऐसा बहुत सारा महत्वपूर्ण निर्णय आ भी जाता है सुप्रीम कोर्ट का जो जानना जरूरी, तो उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। जहां तक सामग्री का बच्चे ने सवाल पूछा, मैं आपको भी स्पष्ट कर देता हूं। देखिए सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है, पहले तो आप ये जान लीजिए, महत्वपूर्ण है तकनीक, तरीका। अब आप कहोगे सर हमारे पास रिटर्न कुछ नहीं रहेगा, तुम क्या करेंगे? तो हम देंगे ना, हम वो करेंगे, बट हम उसको थोड़ा धीरे धीरे सिलसिलेवार ढंग से करेंगे। एक चैप्टर पढ़ाएंगे, उसका मटेरियल बनाएंगे, हम भी पढ़ेंगे, हम भी बनाएंगे, बना रहे हैं बेसिकली, बनाएंगे नहीं बना रहे हैं, बहुत कुछ बना हुआ है। हम बेयर एक्ट भी लिख रहे हैं, अभी अभी आपको बताया सीपीसी और आईपीसी का बेयर एक्ट हमारा लगभग हिंदी में रेडी है, तो वी आर गोइंग टू पब्लिश दैट। सिमिलरली अदर बेयर एक्ट्स भी हिंदी में हो रहा है, एसआरए हो चुका, लिमिटेशन हो चुका, बहुत सारे हो भी चुके हैं, लेकिन चूंकि पब्लिश करना रहता है, किसी मटेरियल को 10 बार पढ़ना पड़ता है, कोई अशुद्धि ना आ जाए, तो उसी में वो चलता रहता है प्रक्रिया, बट बहुत जल्द आने वाला है। तो सामग्री आपको मिलेगी, लेकिन हमारा फोकस सामग्री नहीं है, हमारा फोकस तकनीक, तरकीब, उत्तर लेखन की कला, क्लास में नोट्स लिखवाना होगा। हम नोट्स लिखाएंगे। जब मैंने एफआईआर के 40 सवाल बताए तो उसका उत्तर कौन देगा? आप कि हम? मेरा काम उत्तर देना। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहे, और यदि आप उतना पढ़ेंगे तो आप किसी भी परीक्षा में टॉप कर सकते हैं। पास करने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन होगा क्या बताऊं मैं? आप पढ़ेंगे बहुत, आपको पढ़ाया बहुत जाएगा, लेकिन हम उसको आत्मसात करेंगे, समझेंगे एकाग्रता से, ध्यान से, और उसको बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे और बिल्कुल समझ लेंगे, ये थोड़ी सी समस्या बनी रहेगी। तो ध्यान वहां देना है, न कि यहां। तो सामग्री मिलेगी, लेकिन सामग्री हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सामग्री पे ही महत्ता होती तो हम भी अन्य इंस्टीट्यूट की तरफ मटेरियल बना के कुछ कूड़ा साफ को दे देते। मटेरियल तो बहुत सारे मार्केट में बिकते रहते, तो दैट डजंट हैव मच रेलेवेंस इन माई अंडरस्टैंडिंग। मैं एक बच्चा पूछा कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें, तो कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें, ये सब आपको क्लास में बताया जाएगा। अभी मैं बता तो वही रहा हूं, कैसे पढ़ना था, तर्क से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, तो ये बॉडी को समझना होगा। जिस दिन आपको मैं बता दूं कि देखो दोस्त, सीपीसी का ऑर्डर 1 to 21 तो चुटकियों में याद हो जाता है। मैंने कहा ये कैसे? अभी तो बताया, पार्टी, सूट, प्लीडर, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, समन्स, प्लीडिंग, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, अभी बताया कि नहीं बताया? 9 अपीयरेंस, नॉन अपीयरेंस, 10 एग्जामिनेशन। जब बुलाओगे तो पूछोगे ना एग्जामिनेशन 10वें में, पूछताछ। तो तर्क से पढ़ोगे तो 1 to 21 में पूरी सीपीसी की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। बताऊंगा, 10 तक तो बता दिया अभी आपको। अब हमसे सवाल पूछा गया कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में क्या करना होगा, क्यों बच्चे प्रारंभिक परीक्षा में फेल करते हैं। कहते हैं ना, वो कहावत है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मैं एक विषय तुम्हें पढ़ाता हूं, मुझे उस विषय का कोई सवाल ला के दो प्रारंभिक परीक्षा का, जो मैं ना बना पाऊं, मुझे भी मजा आएगा। मैं पढ़ूंगा ऐसे कि तुम कोई भी प्रश्न मुझसे पूछ लो, मैं बनाऊंगा, मुझे याद है ना। तुम कह रहे हो सर कैसे ऑर्डर याद होगा, अभी तो बताया ऑर्डर 1 to 10 तो ऐसे ही याद। जिसको तुम पिछले 10 महीने सोच रहे थे कैसे याद करेंगे, तो 10 सेकंड में याद होता है। सर नहीं सर, ऐसे नहीं सर, 9-13 नहीं याद होता। किसी कहा नहीं आता, हमें तो याद है। अभी तो बताया था आपको, एक्स पार्टी डिक्री होता है, सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिक्री। नहीं सर 9-7 में क्या है ये बताओ, अरे वो भी बता देंगे, एक्स पार्टी ऑर्डर है। तो पढ़ोगे तो जब हम पहुंचेंगे ना, टेक्स्ट फाइंड्स इट्स मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, जब कॉन्टेक्स्ट में पहुंचोगे ना, आपको धारा दिखेगी वहां। जैसे आप कभी गाने सुने तो होगे कभी ना कभी, उसमें एक रिदम होता है। जब वो संगीतकार जो बैठते हैं, वो देखते हो ना कौन सा अवार्ड होता है, वो सब टीवी पे चलता रहता है, बहुत देखा कि नहीं कभी, गाने वाने का अवार्ड आता रहता है ना, तो उसमें वो संगीतकार सब लगा लगा के बैठे रहते हैं, कुछ सुनते हैं। कभी कहता है
एक्सेलेंट, कभी कहता है पता नहीं फेंटेबुलस, कौन कौन सा अंग्रेजी बोलते हैं उस शब्द में। तुमको कैसे पता चल गया? हमें तो कुछ समझ, सबका गाना अच्छा ही लगता है, इसलिए उनको उसका विशेष ज्ञान है और वो तुरंत पकड़ लेते हैं उसको, नहीं तो हमें जज ना बना देता वहां। बुला लेता मास्टर रंजन आइए ना, उन लोगों को तो देता वो 1-1 करोड़ रुपए फीस, हम तो 1 लाख रुपए में ही चले जाएंगे, टीवी पे चेहरा दिखेगा इतनी देर। लेकिन हमें नहीं बुलाएंगे। हमने एक बार बोला था उनको, हमें बुला लो, बैठ जाएंगे, हम भी बड़े बड़े कलाकार बैठे रहते हैं, अच्छा लगेगा। बोला नहीं सर छोड़ दिए सर, आप वही ठीक हो सर। क्यों भाई? तो एक बार उनका भी फोन आया, आपको कोई खास बात बताऊं कि आप इनको अपनी क्लास में ला लो। हम क्या करेंगे इनका? कौन सा सीपीसी पढ़ा देंगे ये? नहीं नहीं, ये भी आपके साथ बैठेंगे। हमने कहा नहीं, हम मैं नहीं बैठाऊंगा, ये मेरे काम के नहीं है। अब बात को समझो, ये बात को समझो, मैं क्या तर्क दे रहा हूं। जब आप उस विधा में जाओगे तो आपको समझ में आएगा, दूसरे को नहीं आएगा। और आपको यदि आज तक समझ में नहीं आ रहा है तो इसका कारण है आपने उसकी ट्रेनिंग नहीं ली है, आपको अभी तक संगीत का धुन बजाना नहीं आया है। मैं स्पष्ट हूं अपने व्याख्यान में। जिस दिन आपको बजाना आ जाएगा उस दिन आपको मजा आ जाएगा, आप रम जाओगे, आपको लगेगा वो मजा आ गया है। तो मुझे तो हमेशा लगता है ऊर्जा रहती है इतनी कि हम लगातार बोलते ही रहते, बहुत मजा आता है बोलने में। तो आपकी जो ये समस्याएं हैं ना, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे प्रारंभिक परीक्षा अरे भैया प्रारंभिक परीक्षा पूछो क्या? यही पूछोगे ना कब अमेंडमेंट हुआ था, हम वो भी याद करा देंगे। है यही कैसे सर? करा देंगे भाई, ये तो पढ़ाने पे पता चलेगा ना। हमें तो ध्यान रहेगा एक्ट 25 ऑफ 2005, घर पे जाकर देख लेना, हमें तो याद रहेगा। तुम्हें नहीं है इसलिए तुमने गौर नहीं किया होगा। भाई आपको याद नहीं होगा इसलिए आपने गौर नहीं किया है, इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा, रास्ता दिखाऊंगा, राह दिखाऊंगा, बट चलना तो आपको स्वयं होगा। तो कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, प्रारंभिक परीक्षा, ये सब प्रश्न काफूर हो जाएंगे आपके। तो प्रारंभिक परीक्षा में पूछेगा क्या? भाई तुम तथ्य पूछ लोगे ना, यही कह रहे हो ना, तथ्य पूछें। क्या तथ्य पूछोगे भाई? तो तुम्हें हमें याद नहीं रहता सर कि धारा 160 में जो कहता है कि बालक को नहीं बुलाना है, वृद्ध को नहीं बुलाना है, उसमें वर्ष क्या है याद नहीं रहता है। अरे भाई क्यों नहीं याद रहता है? 160 में कितना है? 60 है ना, तो 60 वर्ष से ज्यादा के वृद्ध को नहीं बुलाना। 160 में 60 ही है ना। आप करो याद नहीं रहता, आप याद कर कहां रहे हो? करना कहां याद? नहीं नहीं सर ये याद नहीं रहता, वही मैंने नहीं। अरे भाई महिला को थाने क्यों बुलाओगे? सुरक्षा का सवाल है, इसमें याद क्या करोगे? तो तर्क है, ये तो तर्क है। आपको हम याद करेंगे, भाई कर लो याद, अब मुझे क्या परेशानी इसमें? नहीं नहीं सर हम तो याद करते रहे, हम तो गए थे प्रयागराज, वहां देख क्या हमारे सारे मित्र याद कर रहे थे। अरे सब मित्रों को बताओ याद क्यों कर रहे हो, चलो रंजन के पास, याद करने की समस्या ही सवाल थे। क्यों कर रहे हो, क्यों परेशान हो? नहीं नहीं हम तो पढ़ते हैं 10 घंटा। पढ़ो, हमें क्या प्रॉब्लम, 20 घंटा पढ़ लो, हमें कोई समस्या नहीं है। नहीं नहीं सर आपकी फीस बहुत है, कितना देंगे? अरे भाई फीस की समस्या नहीं है, ये मन की समस्या है। और फीस तो तुम मुझे 10,000 विद्यार्थी लाके दो, मैं 20,000 रुपए फीस लूंगा, मुझे क्या है? मुझे तो क्लास का खर्च आना चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे विद्यार्थी चाहिए। मुझे पैसे नहीं चाहिए, विद्यार्थी चाहिए। मैं पूरे भारत को लॉ पढ़ाना चाहता हूं, मेरी इच्छा है, मेरा ये सपना है। और ऐसे पढ़ाना चाहता हूं उनका मन रम जाए। अरे वाह, संविधान सर इतना जटिल विषय है, इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें, कैसे याद करा देंगे आप? कैसे समझा देंगे पूरा? इतनी बड़ी बड़ी बातें संविधान में लिखी, कौन सी बड़ी बातें? कौन सी वो तुमने संविधान का ऐसा अनुच्छेद पढ़ लिया इसमें बड़ी कठिनता? अरे सर क्या बात करो, खंड वो 352 पढ़ा है आपने कभी? 352 पढ़ा है आपने? पढ़ा है नहीं पढ़ा है, सच्चाई बताओ। 9 क्लॉजेज, कितने मैंने बोले? 9। 2 पेज में किसी बैरक में लिखा होगा, जाके देख लेना घर पे। और उसमें भी 2-2 प्रोवाइडो कहीं कहीं। अरे क्या है, इतना कैसे याद कर लेंगे सर? भाई मैं बताऊंगा ना कैसे याद करना है, उसमें भी तर्क है, कोई जादू नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि देश में नेशनल इमरजेंसी कौन लगाएगा? हम आप रटे हो तो अच्छा है प्रेसिडेंट, बट आप कहोगे इमरजेंसी सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा अधिकारी कौन? प्रेसिडेंट। हटाएगा कौन? तो पहले लगाएगा तब ना हटाएगा।
तो लगाने के बाद हटाना आएगा, तर्क है ना, कितना सरल है। अच्छा, प्रेसिडेंट सर निर्णय कैसे लेता है? तो यूनियन कैबिनेट के कहने पर उसके बाद लिखा है। देखो, हर चीज में तर्क है। यदि उसको खोजने वाली आंखें, समझने वाला दिमाग और वैसा कोई दृष्टा हो जिसको इतनी दूर की दिख रही हो। अब एक बच्चा क्या, मैं स्वयं की बात कर लेता हूं। हम बहुत सारे मित्र जब तैयारी करते थे आईएएस की, हर बच्चा दूसरे से सवाल पूछता था। फैक्चुअल सवाल होते हैं ना, जैसे एक ने पूछा दूसरे से, कहते ये बताओ 352 में ये अप्रूवल का टाइम लिमिट क्या है, जितने में पार्लियामेंट उसको अप्रूव करते। किसी ने कुछ बोला, फिर दूसरे ने पूछा 356 में क्या है, फिर किसी ने पूछा 360 में क्या है। अब आप लगे रटने उसको। कोई बोल रहा है यार 1 महीना है, कोई बोल रहा है 2 महीना है, कोई बोल रहा है नहीं 1 ही महीना है। अब हमें कहानी पूरी याद है उसकी, हमें भ्रांति नहीं होती। आपको, आपका क्या मानना है? 356 में कितना समय दिया हुआ है अप्रूवल का? When president takes a decision for imposing president rule in state, राज्य में आप प्रेसिडेंट शासन, राष्ट्रपति शासन लगाने जा रहे हैं, उसके अनुमोदन के लिए पार्लियामेंट को यानी संसद को क्या समय सीमा दी गई है? बोलिए, बहुत सरल है, बोलिए। हाँ हाँ, 2 मंथ्स, बिल्कुल सही कहा आपने, 2 महीने। और 352 में क्या है? जल्दी बोलो, साहस करके बोलो, जल्दी जल्दी, फटाफट, टाइम निकल रहा है। हाँ हाँ, 1 मंथ। लेकिन इसी में कंफ्यूजन हो जाता है, 1 महीना है 2 महीना है। आपने याद किया 1 महीना पक्का? बस सोच लीजिए, मेरे को 2 महीना लग रहा है। राज्य में 2 महीना और इसमें 1 महीना, ऐसा क्यों? अच्छा, 360 में वो भी तो केंद्र लगाता ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जानते होंगे, उसमें कंफ्यूज है। कोई नहीं, देखिए, दिस इज व्हाट वी विल नॉट लेट हैपन टू यू। हम कभी नहीं चाहेंगे कि आप इस प्रकार के भ्रांति में रहें। इसका स्पष्ट एक उपाय है हमारे पास, आज आपको बता दे रहे हैं, जीवन भर नहीं भूल पाएंगे आप। सब में समय सीमा 2 महीने की है, सब में 352, 56, 60, क्लियर? समय सीमा कितनी है? अब आपको यह भी पता होगा कि 1975 में 25 जून के अर्धरात्रि में इमरजेंसी लग गई थी देश में, और आपको पता होगा कि तत्कालीन सरकार ने इमरजेंसी का दुरुपयोग भी किया था, क्लियर? अब इस दुरुपयोग की स्थिति ज्यादा गंभीर ना हो, इसके लिए क्या किया गया कि 44वें संविधान संशोधन से 352 में आमूल चूल परिवर्तन कर दिए गए, विच इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। आमूल चूल परिवर्तन, बिल्कुल बदल दिया। और ऐसा प्रयोग किया गया कि कम से कम क्षतिकारित हो। यू कैनॉट नाउ टोटली डिसअलाउ गवर्नमेंट टू एक्ट इन सर्टेन सिचुएशन, बट गवर्नमेंट अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर पाए, इसको आप न्यूनतम करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, अभी 1 महीना 2 महीना मत जाइए। तो 352 में हमने संशोधन कर दिया, जो आप कह रहे थे 44वां संविधान संशोधन, समय सीमा भी घटा दी, उसकी प्रक्रिया भी सारी बदल दी। तो मूलतः सब में 2 महीने थे, लेकिन 352 में 44वां संविधान संशोधन हो गया, इसलिए उसमें हो गया 1 महीने, बाकी में मूलतः 2 महीने ही रह गया। अब आपको भूलना ना, तो आपको परेशानी होगी ना, आप भूलेंगे। दिस इज व्हाट वी स्टैंड फॉर। एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट इसी का नाम है। हम विद्यार्थी को हर विषय ऐसा पढ़ाना चाहते वो भूल करके भी ना भूल पाए। और हम ऐसा नहीं है कि कोई सतही ज्ञान की बात कर रहे हैं। मैंने आपको कहा 352 में 9 खंड हैं, घर पे जाके देख लीजिएगा। ये भी तर्क पे आधारित है, कैसे, क्यों, कहां, कैसे याद करेंगे वो मैं बताऊंगा, अभी समय लगेगा, आज सब नहीं बता पाऊंगा। जीवन का सारा सार एक दिन में नहीं बताया जा सकता, बट मैं सिर्फ आपको तर्क दे रहा हूं। और जब आप चीजों को समझने लगोगे ना, तो प्रारंभिक परीक्षा और क्या साक्षात्कार में आप मेरे से क्या पूछ लेंगे संविधान भाई, कौन सा ऐसा धारा उपधारा, कौन सा खंड पूछ देंगे कि मैं परेशान हो रहा हूं। मैं पढ़ता हूं तो परेशान क्यों होऊंगा? मैं पढ़ रहा हूं ना, मैं क्यों परेशान होऊंगा? नहीं पढ़ूंगा तो परेशान हो जाऊंगा। आप इंटरव्यू बोर्ड में बैठे, आपने मुझसे एक सवाल पूछा, अनुच्छेद 14 क्या है? बच्चे जाते हैं इंटरव्यू में, पूछते हैं आपसे क्या पूछे, तो बोलते संविधान, संविधान सबसे प्रिय सबको। इंटरव्यू बोर्ड ने पूछ दिया आर्टिकल 14 क्या है बताओ, बता दिया उसने।
स्टेट shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the law within the territory of India, full stop। यही है, एग्जैक्टली यही लिखा है, एक भी शब्द इधर उधर नहीं। इंटरव्यू बोर्ड बड़ा चालाक, उसको पता है कि आजकल के बच्चे गुटखा पढ़ के आते हैं, सब दुखी वुखी होता है। पूछा अच्छा बेटा ये बताओ स्टेट क्या होता है? तुरंत बोला विद्यार्थी रट्टू था, पढ़ा हुआ था पूरा, 10 घंटे 12 घंटे वाला है वो। सर आर्टिकल 12 में डिफाइंड क्या है? पूरा सुना दिया उनको आर्टिकल। स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। बोला पर्सन कहां है बेटा, बताना है पर्सन कहां? चल रहा है दिमाग में, पर्सन कहां है, पर्सन कहां है? संविधान में पर्सन तो कहीं डिफाइंड ही नहीं है, कहां से परिभाषा लाओगे? तो उसको याद आया, चूंकि वो बेयर एक्ट का खिलाड़ी था, सेक्शन 11 आईपीसी में लिखा है। अच्छा सेक्शन 11 आईपीसी में लिखा है, तो बोर्ड ने पूछा कि सेक्शन 11 आईपीसी में जो लिखा वो संविधान में लागू होगा? कैसी बात कर रहे हो? यस सर यस सर। संविधान के लिए ये पर्सन कैसे डिफाइन होगा बताओ, कोई तरीका बताओ। अब आर्टिकल 14 तो रट के गया तो बता दिया है? कोई संस्था को, हाँ वो तो मान सकते हैं, लेकिन उसका प्रश्न ये पर्सन की परिभाषा का, स्टेट को हमने परिभाषित कर दिया 12 में। भाई संस्था आ सकती है पर्सन में, गलत विषय हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन आ सकता है, लेकिन पर्सन डिफाइंड कहां है संविधान के लिए? और ये संविधान है, कोई साधारण स्टैट्यूट नहीं है। इट रिक्वायर्स क्लियर, कोजेंट, ऑथोरिटेटिव, ऑथेंटिक इंटरप्रिटेशन। कहां से लाओगे? देखिए यदि तर्क से नहीं पढ़ेंगे और सारगर्भित ज्ञान नहीं होगा तो हम हमेशा परेशान रहेंगे, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो कि मुख्य परीक्षा हो कि वो साक्षात्कार। यदि आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको कहीं समस्या नहीं आएगी। आपने सुना होगा शायद। अच्छा संविधान में जैसे अभी सीआरपीसी में सेक्शन 2 आपने पढ़ा, साहब परिभाषा का खंड था। सीपीसी में भी सेक्शन 2 परिभाषा का खंड है। संविधान में परिभाषा का खंड कहां है? 366, बिल्कुल सही कहा आपने। और 367 क्या है? नहीं, 367 में ही जो बात मैं पूछ रहा हूं उसका उत्तर लिखा है। क्या लिखा है? कि जब भी संविधान में कोई शब्द परिभाषित ना हो तो उसके लिए कहां जाएंगे? उसके लिए कहां जाएंगे यदि संविधान में कोई शब्द परिभाषित ना हो तो? जनरल क्लॉजेज एक्ट में जाएंगे। कहां जाएंगे? और जब जनरल क्लॉजेज एक्ट में आप जाएंगे तो पर्सन की परिभाषा पाएंगे। लेकिन आपको जान करके बड़ी खुशी होगी कि जनरल क्लॉजेज एक्ट में पर्सन की परिभाषा वही है जो आईपीसी में। तो याद भी नहीं करना, मुझे ऐसे याद है, याद भी नहीं करना। बट सेक्शन 11 आईपीसी का संविधान में लागू नहीं होगा। क्या लागू होगा? जनरल क्लॉजेज एक्ट। तो देखिए ये तर्क, समझ और गहराई पर आधारित बात। आप ध्यान से पढ़ोगे, गंभीरता से पढ़ोगे तो आपको सब कुछ याद होगा। कोई बोला मुझे प्रेसिडेंट का ओथ याद नहीं होता, हमने कहा अभी बनाते तो मैं प्रेसिडेंट अभी याद करा दें, इसमें क्या है? सर ऐसे कैसे होता है? ऐसे किसी ने कहा मुझे प्रेम्बल याद नहीं होता, मैंने कहा मुझे याद है। किसी ने कहा मुझे फंडामेंटल ड्यूटीज आज तक याद नहीं, हमने कहा हम अक्सर बता देंगे। अभी इसका भी तकनीक है। तुम्हारी ड्यूटी किसके प्रति? यदि आज मैं इस क्लास में बैठा, मेरी ड्यूटी किसके प्रति? विद्यार्थियों के प्रति, मेरे संस्थान के सभी साथियों के प्रति। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मेरे परिवार के प्रति, हो सकता है समाज देश के प्रति भी हो। तो जिस परिस्थिति में आप सोचिए, ये सिटीजन और कंट्री का चर्चा चल रहा है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां तो क्लास नहीं है। तो कंट्री के प्रति आपका ड्यूटी होगा, सोसाइटी के प्रति ड्यूटी होगा, एनवायरमेंट के प्रति ड्यूटी जिसमें आप जीते हो, अपने आप के प्रति भी ड्यूटी होगा, है ना? लिखा है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। तो यदि आप देखो चीजों को खंडित, जैसे मैं आपसे बता रहा था लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी, दैट्स वंडरफुल टेक्नोलॉजी। लाइब्रेरी में 2 लाख किताब है और ये वाली किताब कहां मिलेगी मैं जाकर ढूंढ लाऊंगा, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी है, तर्क पे आधारित है। तो उसी प्रकार से हर विधि में कौन सी चीज कहां लिखी है सब कुछ क्लियर है। और ये यदि आप समझने लगोगे ना तो आपको प्रारंभिक परीक्षा की समस्या रहेगी न मुख्य मुझे तो समस्या है ही नहीं, मुझे दिख ही नहीं रही ये समस्या कि कौन सी आंखों से आप देख रहे हो। बच्चा आकर हमें आंसर राइटिंग नहीं आता। मैंने कहा आंसर राइटिंग होता क्या है? जो मुझसे सवाल पूछेगा मैं उत्तर दूंगा। मुझसे आपने पूछा संविधान का संशोधन कैसे होगा, मैंने कहा जैसे 368 में लिखा है वैसे होगा, 368 को समझा देंगे। सर और क्या करोगे? भाई सबको पता है संविधान संशोधन में कौन कौन से केस है, आपको नहीं पता है?
शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलखनाथ, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल। सर नहीं सर, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलखनाथ, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल, इतना केस कैसे याद रहेगा? अरे याद क्यों करना है? किसी ने कहा याद करने के लिए? हमने तो नहीं कहा। याद है तो लिखो, नहीं है तो छोड़ो। केशवानंद भारती तो जानते हो, संशोधन की बात उसी में। भाई शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलखनाथ तो इतिहास बन गया। शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह ने कहा हो सकता है, गोलखनाथ ने कहा नहीं हो सकता है। बात सिंपल है। अब तुम इसी में परेशान हो। सज्जन सिंह ने क्या कहा था, गोलखनाथ ने क्या कहा था? अरे कुछ नहीं कहा था। देखो इसके पीछे भी तर्क है। जब संविधान बना, प्रधानमंत्री कौन था बताओ? नेहरू। गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। शिक्षा मंत्री कौन थे? अरे बोलो, मौलाना अबुल कलाम आजाद। कानून मंत्री कौन थे? बी आर अम्बेडकर। ऐसे ही लोग थे ना। तो उसमें जिसने संविधान इन लोगों ने बनाया, सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत थी कि उनके खिलाफ बोल दे कुछ भी। थोड़ा सोचना आप, इनकी हिम्मत है बोल देंगे ये? अरे बोलो ना, यस और नो। नहीं बोल सकते आप। इतने बड़े बड़े लोग जो देश को आजाद कराए, लड़ाई लड़े, उनके सामने हीरा लाल जेकानिया कौन है? सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। उनकी इतनी हिम्मत है कि बोल देंगे नहीं, सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर पाएगी और मूल अधिकारों का हनन नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ कह सकते हैं ये लोग? अरे वो संविधान बनाए हैं वो लोग, उनको संविधान की जानकारी है। आप सपने में नहीं, ड्रीम भी नहीं कर सकते। तो आप सोचो, जब उस कंडीशन में आप पहुंच जाओगे। आज बासवराज बुम्मई प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल सकते हैं? हिम्मत है उनकी? उनको पता है कुर्सी बचेगी तो मोदी जी के कारण बचेगी। वो तो पराजित है। आप परिस्थिति को समझिए। ऐसे तथ्यों को रटोगे तो कभी याद नहीं, वरना समझ में आएगा। आपको उसके पीछे के कार्य कारण में जाना पड़ेगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि नेहरू जी और वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सोच सकती है। बोलने की तो बात भूल जाओ तुम। ये तो जब नेहरू जी की मृत्यु हो गई, बाकी ये लोग रहे नहीं, तब सुप्रीम कोर्ट अपना थोड़ा थोड़ा रूप दिखाना शुरू किया। 1967 में जब सुप्रीम कोर्ट को मौका मिला, कहा अब तो हम 17 साल के हो गए। सुप्रीम कोर्ट 17 साल का हो गया, अब तो मैं अडल्ट होने जा रहा हूं, अब मैं इनकी नहीं सुनूंगा, अब मैं बच्चा नहीं हूं। वाह, तो निर्णय पलट दिया, बोला हाँ संशोधन नहीं हो सकता, नहीं कर सकते आप। अरे वाह, अब तो आपको मतलब लग रहा है काफी बल बुद्धि आ गया। फिर उनको लगा गलत हो गया है, तो फिर जाके 1973 में उन्होंने सामंजस्य स्थापित। मेरा कहने का उद्देश्य है कि पढ़ने के तरकीब में, तकनीक में यदि आपका ना बैकग्राउंड क्लियर होगा तो आपको चीजें याद भी होगी, आप आंसर भी बहुत बेहतर लिखोगे और जवाब भी बेहतर दे पाओगे। लेकिन जब तक उस आधार को आप नहीं समझोगे, आपका ज्ञान सैलो रहेगा, तब तक आप, और मैं आपको बता दूं कि ये ज्ञान आपको साधारण किताबों से नहीं आ सकता है। सॉरी टू से, संविधान की बहुत सारी किताब बहुत बच्चे पढ़ते हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा क्योंकि मैं ऑन कैमरा हूं, तो मैं नाम नहीं लूंगा। ये कौन सुन रहा है, कहां सुन रहा है, मुझे नहीं पता है। इन किताबों से ज्ञान नहीं होगा, ये मैं स्पष्ट हूं, क्योंकि वो किताबें इतनी गहराई में जाके लिख नहीं पाएंगी कि 1967 में गोलखनाथ ने ऐसा क्यों कहा, और वो ये भी नहीं बताएगा कि गोलखनाथ में 11 जज की बेंच थी और वहां भी निर्णय 6-5 से था, और केशवानंद भारती में इसीलिए हमें 13 जज का बेंच बनाना पड़ा और वहां भी निर्णय 7-6 से ही बना। वो इतनी गहराई में नहीं जाएंगी। उस गहराई के लिए आपको कुएं तक आना पड़ेगा, नहीं तो जहां आप हैं स्थित वहीं रह जाएंगे। आपका विज्ञान संकुचित, हमारा भी विचार संकुचित, हम दोनों का मिलन नहीं हो पाएगा। आप वहां रहेंगे, हम यहां रहेंगे। आप अपनी दुनिया में खुश रहेंगे, हम अपनी दुनिया में खुश रहेंगे। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हमारा आपका संजोग होना चाहिए, मेल होना चाहिए, हम लोगों को एक दूसरे से मिलना चाहिए। मैं फिर से आपको स्पष्ट कर रहा हूं कुछ मूल बातें। कोई प्रश्न होगा तो मैं अंत में लूंगा प्रश्न भी, लेकिन मैं कुछ बातें बोलने में भूल ना जाऊं। तो मैंने प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के बारे में कुछ तो आपको बता दिया है। अब मेरे से एक बच्चा सवाल पूछा कि विभिन्न राज्यों के सिलेबस में अंतर है। हम हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, उत्तर प्रदेश देने जाते हैं तो उसका लोकल लॉ, मध्य प्रदेश देने जाते हैं उसका लोकल लॉ, झारखंड देने जाते हैं तो उसका लोकल लॉ, और राजस्थान देने जाते हैं तो भिन्न प्रकार के लॉ, और तो और कहीं कहीं लोकल जीएस भी पूछ लेते हैं।
तो देखिए भाई, हर मनुष्य एक प्रकार का नहीं होता, सबका चेहरा एक प्रकार का नहीं होता है, लेकिन उसकी आंतरिक बनावट सभी मनुष्यों को देखिएगा, 2 हाथ 2 पैर 1 सर सबको होगा। आप फंडामेंटल चीज को देखो, सीआरपीसी हर जगह पढ़ना होगा, सीपीसी हर जगह पढ़ना होगा, मूलतः हर विषय हर जगह पढ़ना होगा, तो 90% सिलेबस या 85% सिलेबस तो सेम होगा। तो पहले आप उसकी तैयारी तो करो। आप 10% में इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? मैंने एक यूपी पे लेक्चर भी दिया है, एम्बिशन लॉन्च शूट के यूट्यूब चैनल में डाला है मैंने, कि 90% के सिद्धांत को समझे, 99 के चक्कर में ना पड़े। आप क्या होगा, बच्चे को पढ़ा दो 90%, वो 9% बाकी ढूंढने लगेगा। अरे यार पहले 90 तो क्लियर करो, 90 में तो तुम टॉप कर जाओगे, तुम 100 के चक्कर में 100 में जाओगे तो तुम्हारा मार्क्स 50 आएगा, क्योंकि कंसोलिडेशन हो नहीं पाएगा। तुम्हारी भी क्षमता सीमित है, लेकिन इतनी भी असीमित नहीं है तुम हर धारा हर उपधारा को याद, व्हाई डू यू वांट टू डू इट, जब जरूरी नहीं है तो। नहीं नहीं सर, मान लो आपने मुझे 154 तो बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, कहीं 158 पे सवाल आ जाए, अरे कैसे आ जाएगा? पहले तो 158 तो एक मेयर फॉर्मेलिटी है, छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी को रिपोर्ट, तो इसमें क्या आ जाएगा? नहीं सर, मैं तो 158 को भी उतनी तन्मयता से पढ़ूंगा, रिसर्च करूंगा। कर लो भाई। तो वही बात लागू होती है लोकल लॉ पे। अब लोकल लॉ को देखो, लॉ जनरली विश्लेषणात्मक है साधारणतया, लोकल लॉ में भी ये बात लागू हो, लेकिन लोकल लॉ में प्रश्न तथ्यात्मक बहुत आते हैं। और देखो जैसे यूपी की तुमने बात की, तो यूपी में लोकल लॉ तो तभी आएगा, एक्सेप्ट सम स्पेशल लॉ जो अभी जोड़ा, उसका हमने लेक्चर भी रिकॉर्ड किया हुआ है, फ्रीली अवेलेबल एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट अंग्रेजी का यूट्यूब चैनल है, लॉ पाठशाला हिंदी का यूट्यूब चैनल है, दोनों अलग अलग। आप दोनों को देखिएगा। तो यूपी का लोकल लॉ तो तब आएगा जब तुम मेंस दोगे। तुम अभी से क्यों परेशान हो? थोड़ा बहुत पढ़ लो, मटेरियल ले लो, क्लास जब होता है उसको करो। अभी तो हमारे यहाँ क्लास चल रहा है, जब क्लास चल रहा है तो बच्चे क्लास के लिए नहीं आ रहे, और जब क्लास नहीं चलेगी तब वो क्लास के लिए आएगी। इंस्टीट्यूट हर कुछ करेगी, करती रही है, करती रहेगी, लेकिन आप अननेसेसरी किसी चीज को ओवर एम्फसाइज नहीं करिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब आप लोकल लॉ के चक्कर में परेशान, अरे पहले सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी तो ढंग से करो। जो मेन लॉ है, जो तुम्हारा फोटे, नहीं उसको नहीं करूंगा, मैं लोकल लॉ ही करूंगा, उसी में सब बच्चे फेल कर। किसने कहा तुमको? बहुत आसान होता है। नहीं नहीं सर, उसमें बहुत सक्सेस है, हमने सुना है, हमारे मित्र कह रहे। फिर वही बात, तुम्हारे मित्र इसलिए कह रहे थे कि उनको लॉ पढ़ने का तरीका नहीं बताया, मैं बता रहा हूं। आप तो रामचरितमानस भी पढ़ते हैं। कोई कहेगा पर्वत को कैसे उठा लिया हनुमान जी ने? अरे उन्होंने उठाया तो था, भले ये कपोल कल्पित बात हो, नोबडी नोज वेदर इट इज रियल और अनरियल, आई डोंट नो, बट ये प्रेरणा देता है। आप में असीम शक्ति है, आप समझ ही नहीं रहे उस बात को, आप समझ ही नहीं रहे उस बात को। आज बन नहीं रहा, आज समुद्र में सुरंग बन रहे कि नहीं बन रहे? बात हो रही है कि इंडिया ईरान से ऑयल एक्सपोर्ट करेगा समुद्र के मार्ग से। यही तो उस जमाने में भी हुआ था, थोड़ा बदले रूप में हुआ था, एक्जैक्टली वो नहीं है। तो इसको लगाओ और अपने को प्रयोग में लाओ, फिर देखो नतीजा डिफरेंट हो जाता है। तो अननेसेसरी इन चीजों को, लेकिन हम सब कुछ करना चाहेंगे, कराना भी चाहेंगे, जहां तक संभव होगा सब मदद भी करेंगे, लेकिन आपको ओवर एम्फसाइज नहीं करना है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, आप राजस्थान भी दे सकते हैं, हिमाचल भी दे सकते हैं, उत्तराखंड भी दे सकते हैं, यूपी भी दे सकते हैं, बिहार, झारखंड, जो देना हो, एमपी, छत्तीसगढ़, सब दे सकते हैं, और सबके बच्चे सफल होते हैं। लेकिन उसको ओवर एम्फसाइज करना वो आवश्यक नहीं है। और कोई प्रश्न रह गया तो मैं देख लेता हूं। देखिए हम लोग पढ़ाने में, जैसे आप बार बार कह रहे हैं ना कि साहब प्रिलिमिनरी के लिए, तो हमने तो एक प्रक्रिया बना दी है। हम एक चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, उसका हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपको देंगे और आपसे बनवाएंगे यहीं पर क्लास में, और हम व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न भी देंगे, वो भी क्लास में बनाएंगे। आप बनाएंगे, हम आपको उसका उत्तर दे देंगे, आप स्वयं भी चेक कर सकते हो हमारा उत्तर सही है या गलत है। शिक्षक भी चेक कर सकता है, उसके लिए आपको चेक कराना है शिक्षक से। तो यदि हम इस प्रकार से पढ़ेंगे, हमने सारी चीजें पढ़ ली, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा देख के लेक्चर प्रिपेयर कर लिया, आपको सारा चीज पढ़ा दिए, उसके बाद आपसे सवाल भी बनवा दिए, आपको ना मुख्य परीक्षा के प्रश्न भी बता दिए, आपने उसका उत्तर भी लिख लिया, चेक भी करा लिया, तो बचा क्या?
अब बचा तो यही कि आप कितना टाइम लगा रहे हो, कितनी तन्मयता से काम कर रहे हो, कितनी रेगुलरिटी से क्लास कर रहे हो, क्या मेरे साथ बने हुए हो। यदि ऐसा है तो तुम्हें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन नहीं है तो देखो भाई, समस्याएं तो बहुत सारी है। करने से ही चीजें होंगी और नहीं करने से नहीं होंगी। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है, फिर हम लोग मिलेंगे, आगे भी बात करेंगे। हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। अभी देखिए, मैं शुरुआत की क्लासेस में आपको ना थोड़ा लॉ कैसे पढ़ना चाहिए इसी पे संवाद करूंगा। तो आप विषय तय कर लिए कल किस विषय पे बात करेंगे, क्योंकि मैं 2-4 विषय के बारे में आपको पहले प्रिलिमिनरी 2-4 क्लास में बता देना चाहता हूं। इसलिए बता देना चाहता हूं कि यदि आप ये नहीं सीखोगे तो आप विषय तो पढ़ लोगे, लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपको इन कमांड एंड कंट्रोल लाने, जैसे सीपीसी की बात आए तो मुझे पता है कि 50-60% तो सीपीसी में चलते फिरते किसी को बोल दूंगा। जिस दिन इतना हो जाएगा समझ लो कि तुम्हारी सफलता के द्वार खुल गए। और नहीं हो पा रहा है, तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो कि 20 घंटे पढ़ रहे हो कि 25 कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ रहे हो कि कोई किताब बहुत सुंदर पढ़ रहे हो, कुछ नहीं होगा उससे। क्योंकि यहां क्या है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां तो बहुत कुछ हो सकता है। ले लो, बहुत सुंदर सुंदर किताबें मार्केट में, बड़े सुंदर सुंदर लाल पीले हरे नीले मटेरियल आ रहे होंगे, लेकिन वो यहां जब तक नहीं आएगा तब तक सफलता नहीं मिल पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।